Divyansh, is my voice audible to you? Yeah, your voice is audible. Yes. So guys, again I'm repeating the instruction as Divyansh has just joined the session. So initially I will ask to him some general questions. Thereafter I will open the floor to all of you so that you can unmute your mic and ask him any question. And in between, if you have any doubt, you can ask in the comment section, which we will take at the end of the session. So Divyansh, करते हैं start session. We will cover the हाँ बिल्कुल recording सर. of the. First of all, I will congratulations to you. Thank you. And it would be better if you introduce yourself to all the participants. Okay, so just a brief introduction about myself. My name is Divyansh Singh. I'm from Jaipur, Rajasthan, and I did most of my schooling from Jaipur itself. Then I went to IIT Delhi and I graduated in 2016, and there I majored in computer science basically. And after that, I worked for 1.5 years in Microsoft, and then I started preparing for UPSC. And for this year, I got a rank of 49 and hoping to join IAS. Okay. So moving to the whole journey, like how did you define your UPSC journey? Like what were the mistakes and takeaways? And since you got this Uh, rank in top 50, which is not an yeah. easy task. So what improvement you have done in your preparation? Yeah, so the improvements, I would say actually for me, since it was my fourth attempt and this was the third time that I got a UPSC rank, so improvements were step by step. तो एकदम से कुछ बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया था, and I think I committed a lot of mistakes in between as well. So एक मेरी बहुत बड़ी mistake वो थी कि मैंने I did not prepare a short notes for all the sort of topics कह सकते हैं कि ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ और ये मुझे बेसिकली आई रियलाइज दिस इन दिस अटेम्प्ट कि हाउ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आर और कितना ओवरवेलमिंग हो जाता है इफ यू डोंट हैव शॉर्ट नोट्स विद यू. सो उस सेंस में प्रिपरेशन करना इज इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट अगर आपका शॉर्ट नोट्स नहीं हो. सो दिस वाज माय फर्स्ट मिस्टेक. सेकंड मिस्टेक मैं बोलूँगा जो कि बेसिकली मेरे को करनी चाहिए थी वो था कि थोड़ा अपना ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था बिकॉज दिस ईयर आई गॉट अ रियली गुड स्कोर इन ऑप्शनल सो आई गॉट 296 बट इन द पास्ट 2-3 इयर्स मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था 270 250 और उस तरह से रहता था तो ऑप्शनल भी एक काफी अच्छा था. एंड थर्ड थिंग वाज आंसर राइटिंग और आंसर राइटिंग भी मतलब बेसिकली मच मोर फोकस्ड आंसर राइटिंग देन अर्लियर. सो ऐसा बोलते हैं ना कि टेस्ट सीरीज को अपना एंकर रख के एंड जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतना देने का होता. या यही थे मेरे मेंस में बेसिकली जो मिस्टेक्स की थी. प्रीलिम्स में आई वुड से कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने 4 बार दिया, चारों बार निकाल लिया. सो वहां तो मैंने बस अपनी वही स्ट्रैटेजी जो थी जो मैं यूज करता था उसी को यूज किया एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट जैसे हम सेशन में आगे चलते हैं उस तरह से. So moving to the strategy part. So first, आप जो prelims का experience रहा है of your हम्म. 4 attempts. So what would you suggest to the beginners as well as to the experienced ones? हाँ, तो ये प्रीलिम्स में बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ इंट्यूशन. बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि आपको आप एकदम से उस इंट्यूशन को पा लेंगे. कुछ लोगों में होता है इंट्यूशन पर, बहुत ही कम लोग होते हैं बट वंस यू स्टार्ट गिविंग मोर टेस्ट और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका इंट्यूशन बढ़ता जाता है और आपका बेसिकली क्वेश्चंस के साथ फैमिलियरिटी बढ़ती जाती है. सो ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा कि आपने सब कुछ एक बार में ही कर लिया है. तो हमेशा ऐसा होएगा कि आपने कुछ कुछ पोर्शन यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते. सो देयर यू नीड टू रिलाई ऑन योर इंट्यूशन टू आंसर दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका इंट्यूशन आपका बिल्डअप होना चाहिए. इंट्यूशन बेसिकली इट्स अ बिगर टर्म जब मैं यूज कर रहा हूँ वो एलिमिनेशन जो टेक्निक को भी यूज करते हैं उसको भी बोला जाता है कि उस तरह का आपका इंट्यूशन होना चाहिए कि आप क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए और बाकी के जो भी एक दो ऑप्शन होंगे उसमें आप बेसिकली चांस लेके अपना आंसर्स को मार्क करेंगे. सो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है और ये इंट्यूशन को डेवलप करना बहुत मुश्किल नहीं होता. एज ऑलरेडी सेड कि मैंने अपने टेस्ट सीरीज को अपना एंकर बना रखा था प्रिपरेशन का. सो मैंने इस बार भी एग्जैक्टली वही किया कि टेस्ट सीरीज जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते थे प्रीलिम्स के उतने ज्यादा टेस्ट दूं ताकि वो इंट्यूशन सा थोड़ा डेवलप हो जाए. एंड वंस वो इंट्यूशन डेवलप हो जाता है तो फिर प्रीलिम्स निकालना उतना मुश्किल नहीं होता. तो जैसे कुछ एग्जांपल्स वगैरह अगर मैं देना चाहूँ तो बहुत सारे एक वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस और फिर चार ऑप्शंस दिए होते हैं. सो इसमें मतलब इफ आप अगर आपने उस तरह के 40-50 क्वेश्चन कर रखे होंगे सो देन इट बिकम्स रियली इजी टू डू और इफ नॉट फाइंड आउट द करेक्ट आंसर तो एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करना तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है.
तो यही मेरी मतलब बेसिकली स्ट्रैटेजी रही थी। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह की बात करें तो वो आई थिंक इट्स कॉमन फॉर ऑल। इसमें मैं मतलब बोल के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है, सबके लिए सेम ही है। Right. और मैंने बस एक ही चीज फॉलो की थी, वो थी कि वन सब्जेक्ट वन बुक वाली जो फॉर्मूला होता है हमारा, मैंने उसी को फॉलो किया था। मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था। मेरे पास टाइम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने वही चीज को फॉलो किया कि बस एक बुक और एक वो एक सब्जेक्ट। उसके साथ साथ मैं ट्राई किया था कि वो प्रीलिम्स 365 वगैरह आते हैं, करंट अफेयर, वहां से कवर कर लूं। और उसके साथ साथ में जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट देके अटेम्प्ट करना था। So, Divyansh, any particular timeline you want to suggest to the beginner for the UPSC CSA 2023? 23 राइट। सो अगर हम अभी से टाइमलाइन लेके चलें, सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि सबसे पहले आपको अपना जो पार्ट्स हैं जो कि मेंस में आते हैं बट प्रीलिम्स में नहीं है, सो देयर इज लाइक 20-30% ऑफ द सिलेबस दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू मेंस, बट वो प्रीलिम्स में कभी नहीं आएगा। जैसे वो हो गया, जैसे आप जीएस में टॉपिक वाइज देखेंगे तो जीएस वन में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जीएस टू में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, जीएस वन में सोसाइटी हो गए, या फिर ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। जीएस थ्री में अगेन ऐसे टॉपिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको दो चीजें अभी इस टाइम में करनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। वो है कि ये जो टॉपिक्स हैं जो कि मेंस में है और प्रीलिम्स में नहीं है, और दूसरी चीज जो है कि आपको ऑप्शनल को अपना प्रॉपर्ली कंप्लीट करके अपना रख देना चाहिए। अगर किसी ने कंप्लीट कर रखा है तो उसको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो। तो मतलब डू एज मच एज यू कैन विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल एंड जो कि जीएस के पेपर्स हैं। एंड वंस एक बार ये हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट विद जो प्री स्पेसिफिक वाली जो चीजें होती हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर तक आपने ये कर लिया, फिर दिसंबर जनवरी में आपने एक बार रिवीजन कर लिया जो कि सिर्फ प्री स्पेसिफिक है। और फिर आप मतलब क्या करते हैं, कुछ लोग कुछ अगर टेस्ट वगैरह भी देना चाहते हैं मेंस के, तो फेब मार्च से वो भी दे सकते हैं। और नहीं तो थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आफ्टर के बाद जब मार्च अप्रैल आ जाता है, तब आपको पूरा प्री फोकस्ड पढ़ाई कर देनी चाहिए। तो इसका फायदा ये होता है कि आपने ऑप्शनल और वो सारे टॉपिक्स कर ही रखे हैं, तो आपको बाद में उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड देन यू कैन जस्ट पिक दोस टॉपिक्स आफ्टर द प्रीलिम्स। अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा मतलब एक बड़ी बड़ी सी टाइम रहेगी 3-4 महीने अभी आपने बिल्कुल ऑप्शनल और वो वाले टॉपिक्स पे फोकस कर लिया, फिर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में एक बार प्री वाला रिवीजन कर लिया, और उसके बाद फिर सेकंड रिवीजन करके और जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हो उतने टेस्ट लिख लीजिए। मतलब लास्ट वाले सेक्शन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितने ज्यादा टेस्ट हो सके, जैसे मार्च अप्रैल मई वाला महीना होता है, सो सिंस 90 डेज होते हैं तो एटलीस्ट 30 टेस्ट तो उसके बीच में लिख ही लीजिए, 2-3 दिन के बाद एक टेस्ट, तो उससे फिर काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो मैंने बोला था इंट्यूशन की भी, और साथ साथ में कैसे आंसर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए। और एक जैसे बस एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, तो होता क्या है कि जब हम कोचिंग वगैरह के टेस्ट वगैरह लिखते हैं तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे में भी मतलब बहुत इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। बट जब यूपीएससी वाला अटेम्प्ट देने का स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हमें मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि पेपर बिल्कुल नया होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको ओएमआर भी भरनी होती है। उसके साथ साथ में टीचर भी आते हैं, वो भी खुद की कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन करना है, रोल नंबर भरना है, ये वो। तो वो सब है ना, टाइम ईट आउट कर जाता है। ऐसे मान के चलिए ये सारा टाइम आपका 20 मिनट तो इजीली ले लेगा। इफ यू आर टेकिंग अराउंड इन द इंटायर 2 आवर्स टू कंप्लीट द पेपर, तो फिर आपको हो सकता है टाइम मैनेजमेंट पे वहां जाके यूपीएससी के पेपर में इश्यू हो जाए। ट्राई करिएगा कि 1.5 घंटे के आसपास में आपका, 1.5 घंटे या 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास पॉजिटिवली ये कोचिंग वाला एटलीस्ट जो पेपर आप देते हैं वो हो जाए, तो देन यू विल बी एबल टू मैनेज द टाइम मच बेटर, जो कि यूपीएससी वाले पेपर में रहेगा। Also, guys, I want to mention like अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है मीटिंग में, we can join through the same link. हाँ So, Divyansh, I want to ask you कि आपकी कोई जैसे any feedback mechanism you want to suggest? We have gone through the 4 attempts to check Himanshu whether he is going on a right track in terms of content wise. हाँ हाँ, तो फीडबैक मैकेनिज्म एग्जैक्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके पास हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे लिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत क्लियर थे। मैंने अपने, इसलिए मैंने बोला मेरी प्रिपरेशन टेस्ट के अराउंड एंकर्ड थी, तो टेस्ट जो होते थे वही मेरे फीडबैक मैकेनिज्म्स थे। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग टेस्ट एंड आई एम गेटिंग गुड मार्क्स, दैट मींस आई एम डूइंग गुड। मतलब मेरे लिए हमेशा से यही रहता था। मेंस में भी एग्जैक्टली यही रहता था। मेंस में थोड़ा बहुत क्या होता है कि यू कैन इवन कंसल्ट सम टीचर्स, जैसे मैंने शंकर आईज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस में, तो आई यूज्ड टू कंसल्ट एक आसिफ सर हैं वहाँ पे, तो उनसे कंसल्ट में कर लिया करता था। उनसे उनको आंसर्स वगैरह दिखा के मैं पूछ लिया करता था कि क्या कैसे आंसर्स वगैरह हैं। ऐसे ही एथिक्स वगैरह में भी। तो बेसिकली यू हैव इनफ फीडबैक अवेलेबल, इट्स जस्ट दैट कि आपको
एफर्ट खुद से पहले डालना पड़ेगा एंड टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे एंड उसके बेसिस पे यू कैन एक्चुअली हैव गुड फीडबैक। प्लस ये तो हो गए जो एक्चुअली इवैल्यूएशन वाले फीडबैक हो गए। कुछ पर्सनल फीडबैक्स भी होते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों से आप बात करते रहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह के अगर इफ यू हैव सम जो किसी का गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं तो उनके कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि यूपीएससी में बहुत बार ये गलती बहुत लोग कर देते हैं कि वो ऐसी अननेसेसरी चीजें पढ़ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जब फॉर एग्जाम्पल लोग सेकंड ईआरसी की पूरी पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने बैठ रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब यू कैन जस्ट परचेज अ समरी या फिर किसी आप टॉपर्स के नोट से सेकंड ईआरसी की समरी देखिए और आपका काम हो गया। सो टाइम मतलब बहुत ही रेयर कॉमोडिटी है, मैं ये कहूँगा, और उसको बहुत ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रिपरेशन में, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और अगर आपने कहीं पे भी टाइम अपना वेस्ट कर दिया तो फिर वही इट विल अफेक्ट यू लेटर ऑन। सो फॉर एग्जांपल बहुत लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं महीने महीने तक, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजीली कवर इट फ्रॉम टॉपर्स नोट्स, को आपको पीएचडी तो करनी नहीं है। मतलब गोल आपका ये होना चाहिए कि आई डोंट, तो मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था कि मेरे को लर्निंग से मतलब नहीं है, ऑल्दो इट मे सीम काउंटर इंट्यूटिव एज वेल, मुझे एग्जाम निकालना है। मतलब आई कैन लर्न लेटर ऑन एज वेल। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर मैं पढ़ रहा हूँ सो आई रीड इट फ्रॉम इट दैट पर्सपेक्टिव कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा वो क्वेश्चन हो जाए। मुझे मतलब नहीं है कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री का सब कुछ पता है कि नहीं पता है। सो ये माइंडसेट होगा तब आपके में जाके एफिशिएंसी आ जाएगी कि अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहा हूँ तो मेरे को मतलब नहीं कि पूरे इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ। मैं जो जो इवेंट्स है इंपॉर्टेंट बस उसको पढ़ूंगा किसी भी शॉर्ट नोट से, और मैं बस मान लूंगा कि आई एम डन, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक या डेढ़ या दो दिन ही दिया करता था इनिशियली। मान लीजिए 3-4 दिन में आप दे देंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को, बस इट्स एनफ, उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब उसकी यूटिलिटी उतनी है नहीं, और इट्स बेटर दैट यू यूटिलाइज दैट टाइम इन समथिंग एल्स। सो ऑप्शनल इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, तो आप अपना टाइम वहां यूटिलाइज करिए, क्यों आप फालतू वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जबकि इसका कुछ होना नहीं है। सो आपका मोटिव लर्निंग नहीं है यहाँ पे, जो कि बहुत लोगों को लगता है कि वो सीखने आए। मतलब आपका मोटिव है एग्जाम क्लियर करना। अगर आप एग्जाम ना होता तो आप पढ़ भी नहीं रहे होते इस चीज को। तो ये इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहना है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो कि मेरे एग्जाम क्लियर वाले चीज को सॉर्ट ऑफ बैक ट्रैक कर रही है या फिर उसको बैक बर्नर पे डाल रही है। Also, Revansh, like जो अपन static जो अपने topics होते हैं in the mains. So any strategy you want to suggest to integrate current affairs from the newspaper to the monthly magazine? एक बार एक्चुअली यार थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस क्लियरली, थोड़ा सा तेज इफ I'm यू कैन। I'm saying कि any particular strategy you want to suggest for the current affairs कि अच्छा हाँ। integrate them into the mains का जो भी syllabus रहता है अपन। यार एक्चुअली करंट अफेयर्स में माय ओपिनियन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ओपिनियन। मेरे को मतलब आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड करंट अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट। मैं उसको बिल्कुल भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करता था। मैं मान के चलता था कि करंट अफेयर्स इज जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट फॉर मी, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इट्स अ सब्जेक्ट। तो जितना टाइम मुझे एक सब्जेक्ट को देना उससे ज्यादा मैंने करंट अफेयर्स को नहीं दिया, और इसीलिए मैं उसको एक सब्जेक्ट मान के चला करता था। तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बेसिकली मैंने पढ़ा 1 महीने, फिर मुझे लगा था कि मैं उतना कुछ गेन भी नहीं कर रहा हूँ और मेरा बहुत ज्यादा टाइम न्यूज़पेपर्स पढ़ने में वेस्ट हो रहा है। तो आई यूज्ड टू टेक अराउंड 2 आवर्स, और उसमें जो मैं नोट्स पे बना रहा हूँ उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी कि जो कि आई कैन गेट इट फ्रॉम जो कि मार्केट से मिलते हैं, जैसे विजन आईएएस के नोट्स हो गए, इनसाइट्स के नोट्स हो गए, तो बहुत लोगों के नोट्स होते हैं। एंड जब मैंने अपने नोट्स और उनके नोट्स कंपेयर करके देखे तो मुझे लगा कि दोज आर मच बेटर। तो जब मैंने 1 महीने बाद अपने आप को इवेलुएट किया तो मेरे को कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने की यूटिलिटी दिखी नहीं पहली बात। तो मेरे को लगा था कि इफ आई कैन कवर इट फ्रॉम जो मंथली करंट अफेयर्स है दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। हो सकता है कि मैं 80% ही कवर कर पाऊँ, आई एम नॉट एबल टू कवर 100%, बट दैट 80% वाज गुड इनफ फॉर मी। मुझे लगा था कि प्रिपरेशन में मैं इजीली उससे कर सकता हूँ। ऐसा कुछ मुझे कभी वो हुआ नहीं कि मैंने करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से पढ़े तो मैं कहीं लूज आउट किया हूँ या फिर मुझे कुछ कमी लगी अपने प्रिपरेशन में। और दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि करंट अफेयर्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप करंट अफेयर्स, हम लोग 8 ही घंटे तो पढ़ते हैं एक तरह से, 8 से 9 घंटे, और उसमें से आप 2 घंटा अगर करंट अफेयर्स से पढ़ रहे हैं तो आप अपने प्रिपरेशन का मतलब 25% टाइम करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, बेसिकली वो पॉइंट हो जाता है। और वो दैट इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स की जितनी वेटेज है। सो तो आप रोज 2 घंटे दे रहे हैं, इसलिए 25% ऑफ योर प्रिपरेशन आप पूरा पूरा करंट अफेयर्स में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है रादर देन यूजिंग दैट 25% इन करंट अफेयर्स, यू कैन यूटिलाइज इट इन अदर एरियाज एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल आप उसमें ऑप्शनल की पढ़ाई कर सकते हैं, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एथिक्स की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ऐसे का कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज पढ़ सकते हैं, देन यू बी एबल टू यूटिलाइज इट बेटर। सो मेरा ये हो गया था कि रादर देन वेस्टिंग 60 आवर्स ऑन करंट अफेयर्स पर मंथ, मैं 7-8 घंटे में बेसिकली अपनी मंथली करंट अफेयर्स वाली मैगजीन पढ़ूंगा,
और उसके बाकी जो 50 घंटे मेरे पास बचे हुए हैं उसको मैं कहीं और यूटिलाइज कर लूंगा। तो दिस वाज माय बेसिकली करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी थी। तो सिंस अब मैं मंथली करंट अफेयर्स से पढ़ रहा था, तो उसमें मैं क्या क्या करता था, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा करता था। स्पेसिफिकली मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बट जब आखिरी में जाके इस ईयर क्या किया था, मैंने मेंस 365 जो आती है मतलब विजन की, मैंने उस पर रिलाई किया था पूरा करंट अफेयर्स करने के लिए। प्रीलिम्स के बाद मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना भी छोड़ दिया था, मंथली भी छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि जो मंथली जो फाइनल मेंस 365 आएगी उसी से रिलाई करूंगा, और उसके पर मैंने नोट्स बना लिए थे। एंड आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो मेंस 365 खुद ही में बहुत बल्कि आती है। 140 150 पन्ने की इकोनॉमिक्स की आती है, 100 पन्नों की वो नॉर्मल वाली आती है। तो अगेन दैट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू रीड इंटायरली, और एग्जाम के एक दिन पहले आप कर भी नहीं सकते। सो मैंने ये किया था कि मेंस 365 जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, तो उससे अराउंड 15-20 पन्ने या 30 पन्ने के नोट्स बना लिए थे अपने खुद के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, और उसको मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के चला गया था। सो दिस वाज माय करंट अफेयर स्ट्रेटजी। और प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का यही किया था कि जो प्री 365 जो नहीं है, पीटी 365 जो आता है उसको ढंग से पढ़ के चले जाएं बस, और कुछ खास नहीं, यही था। Okay. So you want to suggest to any example like we have the Indians to उसमें रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको आप? कौन सी वाली चीज को? ये जो करंट अफेयर का इंटीग्रेशन है विद द स्टैटिक वन, आई एम सेइंग कि आप हाँ, किसी स्टैटिक एग्जांपल के पार्ट। थ्रू से बता सकते हैं, लाइक वी हैव इन द वन, कि उसमें आप नोट देखेंगे तो रहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रहता है, उसमें डिफरेंट रहता है, ई गवर्नेंस आ जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे एक्चुअली दो इसमें मेथोडोलॉजीज होती है। एक मेथोडोलॉजी तो ये होती है कि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, और जो आप करंट में पढ़ रहे हैं, आपने स्टैटिक पोर्शन के अपने नोट्स बना लिए, और जो भी आपको करंट में दिख रहा है उसमें उसको आपने अपने नोट्स में ऐड करते गए। तो बेसिकली दिस इज वन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो कि आप कर सकते हैं, कि आपने अपने गवर्नेंस के नोट्स स्टैटिक में बना रखे हैं, और जैसे अगर कोई न्यू ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, या फिर कुछ ई गवर्नेंस में कुछ भी हो रहा है, तो उसके आपने नोट्स में ही अपने करंट वाली जो चीजें वो ऐड करनी, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी वो होती है जो कि, हाँ, तो बेसिकली जो मैं कह रहा था कि जो दूसरा मेथड होता है इंटीग्रेशन का, वो दूसरा मेथड बेसिकली ये होता है कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपना करंट अफेयर्स वाला पार्ट अलग ही रख रहे हैं, स्टैटिक वाला अलग ही है, और आप मतलब जब मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तब आप खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मतलब ठीक है, मतलब आई थिंक द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज बेटर, बट वो होता है कभी कभी मुश्किल हो जाता है बार बार रोज रोज हर बार आप अपडेट करना। सो इट्स लाइक कि आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपने करंट अफेयर्स अलग से, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन अलग से रख रखा है, स्टैटिक वाला अलग से रख रखा है। मतलब मेंस में अगर आप काफी आंसर राइटिंग वगैरह कर लेंगे तो खुद ही वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स वगैरह उतना अलग से डालने की जरूरत है नहीं, कि बहुत मुझे इंटीग्रेट करना है, ये करना है, वो करना है। So moving to the main part, so many people are asking about the optional strategy. Your optional was chemistry, I think. हाँ, मेरा केमिस्ट्री, हाँ। सो मेरा ऑप्शनल बेसिकली केमिस्ट्री था। सो केमिस्ट्री में ज्यादा मैं बोलूंगा भाई कि जो प्रिपरेशन होती है, मतलब बेसिकली इतने छोटे टाइम में केमिस्ट्री को बताना थोड़ा मुश्किल है। मैंने एक आधी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रखी हैं, इट विल टेक मतलब एंटायर 1 आवर और उस तरह से, क्योंकि उसको पूरा काफी डिटेल्ड होता है। बट अगर मैं समराइज करके केमिस्ट्री का बोलूंगा, तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं। उसमें भी वो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको 4-5 दिन में पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। तो प्लीज हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स टाइप की चीजें आप अपना पास हमेशा रखें। दूसरी चीज ये होती है कि उसमें भी टेस्ट का काफी इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफी इंपॉर्टेंस है। तो उसको अगर आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि टेस्ट काफी दे लें, क्वेश्चंस वगैरह कर लें और वो कर लें। और तीसरी चीज होती है, केमिस्ट्री में प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर कर जाती है। तो मैंने यही गलतियां करी थी कि जो प्रेजेंटेशन मैंने हर साल इंप्रूव करने की कोशिश की है, एंड माई मार्क्स हैव इम्प्रूव्ड। सो प्रेजेंटेशन जरूर से पे वर्क करिएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, इट्स मोर अबाउट कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर आंसर्स। तो वो केमिस्ट्री में बहुत मैटर करता है, सिमिलरली जैसे वो जीएस में बहुत मैटर करता है। तो केमिस्ट्री में बोलूंगा थोड़ा सा अपने साथ जीएस का एक्सटेंशन भी ले लेता है, जस्ट बिकॉज कि आपको भी उसमें भी आंसर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाले फॉर्मेट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन वाले पार्ट के लिए यू कैन, मेरा एक चैनल है, उसमें आप, मैंने कॉपीज वगैरह अपलोड कर रखी है, मेरी भी कर रखी है लास्ट ईयर टॉपर्स, और उससे पुराने वाले टॉपर्स की भी अपलोड कर रखी है। तो देयर यू कैन गो एंड सी हाउ डू यू नीड टू प्रेजेंट योर आंसर्स, और आप किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना चाहेंगे और इस तरह से करना चाहेंगे। तो केमिस्ट्री का मोटे मोटे में आई थिंक दिस इज दी ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी माइन्यूट माइन्यूट जो चैप्टर लेवल पे डिटेल्स होती है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सम ऑफ द वीडियोस, जो कि मैं बोलूंगा यहाँ फिर वो बहुत बड़ा खिंच जाएगा। So
Any suggestion you want to suggest regarding the time management for the answer writing? हाँ हाँ, टाइम मैनेजमेंट देखिए, दो तरह का टाइम मैनेजमेंट होता है। लेट मी एक्चुअली ब्रॉडन दिस क्वेश्चन। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर पा रहे हैं प्रिपरेशन को, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स हो गया आंसर राइटिंग वाला। सो पहला जो टाइम मैनेजमेंट वाला होता है कि कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि प्रीलिम्स के बाद वो जब मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ ऐसे साइलोज में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑप्शनल था तो फिर वो ऑप्शनल ही पढ़ रहे हैं पूरे दिन भर, फिर एक महीने तक वो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, फिर एक महीने तक वो जीएस पढ़ रहे हैं, फिर वो एक महीने फिर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का आप साइलो वाली अप्रोच मत रखिएगा, इट्स नॉट गुड, और काफी रिस्की भी होती है। सो आपको जो अप्रोच रखनी है वो रखनी है कि आपको एक दिन में दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बेसिकली अगर आपको ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू स्टडी जीएस एज वेल। ये उनके लिए भी ट्रू है जो कि फ्रेशर्स हैं। तो ऐसे ब्लॉक से पढ़ाई मत करिए, तो ऐसा क्या होगा, आपके लिंकेजेस बनेंगे नहीं। तो बेटर है कि आप ऑप्शनल भी पढ़ें और एक ही दिन में जीएस वाली कोई भी जीएस उठा लीजिए, पर पढ़े जरूर। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था कि 50% टाइम इन ऑप्शनल्स और 50% टाइम इन जीएस, जो मैं पर डे दिया करता था। और कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था बिकॉज ऑफ अगर को ऑप्शनल में सब्जेक्ट या फिर कोई चैप्टर ज्यादा बड़ा है या फिर जीएस में कोई चैप्टर छोटा है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हैं अपना। पर ट्राई किया करिए कि दोनों चीजों को साथ पढ़ें। और दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया कि 8-9 घंटा इज सफिशिएंट, पर उसको ढंग से यूटिलाइज किएगा कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में उसको मत डालिएगा टाइम। कि आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एग्जांपल दिया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं, या फिर करंट अफेयर्स में इतना टाइम लगा दे रहे हैं कि आपका 3-3.5 घंटा उसमें चला जा रहा है। तो 8-9 आवर्स इज सफिशिएंट गिवन दैट यू एक्चुअली यूज योर टाइम इन एन एफिशिएंट वे। और 8 घंटे में कुछ कुछ दिन मैं आफ्टर प्रीलिम्स बता रहा हूँ, तो जैसे 3+3+3 स्ट्रैटेजी भी रख लिया करता था। तो 3 आवर जीएस, 3 आवर ऑप्शनल और 3 आवर में एक टेस्ट लिख लिया मैंने। अगर वो नहीं, टेस्ट जिस दिन नहीं लिख रहा होता तो उस दिन 4+4 रहा करता था कि 4 आवर ऑप्शनल और 4 आवर मैंने बेसिकली जीएस पढ़ लिया। सो यही बेसिक सा टाइम मैनेजमेंट का वो रहा करता था। और साथ साथ में मतलब जीएस में भी अगर आप ट्राई करेंगे कि जैसे मैं जीएस में मैं एक एक जीएस के पेपर को जरूर साथ पढ़ा करता था, एज अ कंसोलिडेट करके कि जीएस 1 पढ़ रहा हूँ तो फिर एक हफ्ता जीएस 1 ही पढ़ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट हफ्ता जीएस 2 पढ़ रहा हूँ, फिर जीएस 3। तो उसमें आपको इंटरट्वाइन करने की उतनी जरूरत नहीं है कि एक दिन जीएस 1 एक दिन जीएस 2 एक दिन जीएस 3, उतना आपको जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऑप्शनल प्लस जीएस को आप जरूर एक दूसरे से साइमल्टेनियसली पढ़ा करिए, एक दिन में ट्राई करिए पढ़ने का। और अब अगर आंसर राइटिंग वाले टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस रहा था, और मेरे लिए बिल्कुल हर साल बिल्कुल सेम ही जो चीज थी वो रिपीट हुआ करती थी कि जब भी मैं पहला टेस्ट लिखा करता था आफ्टर प्रीलिम्स, तो मेरे को 3-3.5 घंटे या 3 घंटे 40 मिनट भी लग जाया करते थे, और दैट इज आफ्टर गिविंग 2-3 अटेम्प्ट। जबकि और जबकि मेरा 2 बार सिलेक्शन भी हो चुका है उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। तो इट्स अ प्रोसेस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरा 2 बार हो चुका है तो मैं हर पेपर 3 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वंस यू स्टार्ट राइटिंग आफ्टर अ ईयर, तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो जो मेंटल में जो क्या करिए, माइंड में जो नर्व है और जो आपका रिकॉल पावर्स हैं, वो हमेशा ऑब्वियसली रस्टेड ही रहेंगे। तो जो भी मेरा पहला टेस्ट हुआ करता था, तो आई यूज्ड टू टेक अराउंड 3 hours 40 minutes, 3 hours 45 minutes फॉर एथिक्स पेपर्स के लिए। बट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। तो जब आप ज्यादा लिखते जाएंगे, व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, तो वो धीमे धीमे कम होता जाता है। इट्स नॉट लाइक कि वो 3 घंटे 40 मिनट पे रहेगा तो मेरा 3 घंटे 40 से 3 घंटा 30, 3 घंटा 20, फिर 3 घंटे 15, और फिर 3 घंटे 10 मिनट तक मेरा आ जाया करता था, उससे नीचे नहीं जाता था। मतलब मैंने जितने भी घर में टेस्ट दिए, आई हैव नेवर कंप्लीटेड टेस्ट इन 3 आवर्स। तो पर मैंने ये देखा है कि आप अगर यूपीएससी वाले एग्जाम में होते हैं तो सिंस वो 2-4 मिनट पहले पेपर दे लेते हैं, और फिर बिकॉज यू आर वेरी कॉन्शियस और आप लिख भी तेज रहे होते हैं, घर पे थोड़ा स्लैक भी करते हैं, तो इट्स ओके। सो अगर आपका 3 hour 10 minutes में कंप्लीट हो रहा है, तो यू कैन कंप्लीट दी पेपर इन 3 hours। दिस इज व्हाट आई हैव एक्चुअली फेल्ट आफ्टर गिविंग 4 मेंस। तो ट्राई करिए कि आपका 3 घंटे 5 मिनट 3 घंटे 10 मिनट में मतलब हो जाए। अगर आप उससे ऊपर निकल रहे हैं, दैट मीन्स यू विल बी मिसिंग आउट ऑन क्वेश्चंस। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गुड। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ कभी नहीं होगा कि आप पहले ही दिन से आप टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट इट। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है, बिकॉज हर टेस्ट के साथ यू विल इम्प्रूव अ बिट। और अगर पेपर की बात करें, तो आई यूज टू गिव अराउंड 11 मिनट्स टू अ 15 मार्क क्वेश्चन, और अराउंड 7 मिनट्स टू अ 10 मार्क का क्वेश्चन। तो बेसिकली 110+70, तो वो 180 के आसपास होता था। और यूपीएससी मतलब हर साल कभी ना कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा। जैसे इस बार ब्लू एलईडी का आया था, या फिर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस वगैरह का आया था। तो यूज दैट टाइम एज एन एडिशनल टाइम, और बाकी क्वेश्चंस को आप उसमें बेटर कर सकते हैं। सो गो थ्रू दी पेपर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं आता, देन यू कैन टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, बिकॉज जब आप उसको करेंगे तो आपको कुछ भी लिखना है, और वहां पे वैसे भी आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। सो यू कैन इवन स्किप दोस क्वेश्चंस, और बाद में बस 1-2 मिनट में जितना आपको समझ में आए आप उतना लिख दीजिए। बाकी 11 मिनट वाला जो होता है 15 मार्क क्वेश्चन में,
वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। सो 15 मार्कर क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, वो कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता इनिशियली, तो हो सकता है उसके लिए आपको 12 मिनट भी लग जाए। बट वही है कि और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिसका बिल्कुल आपको आंसर आता ही है, जैसे कोई बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया या फिर कोई क्वेश्चन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ गया बिकॉज यू नो द आंसर, तो उसको ट्राई करिएगा कि 10 मिनट में कवर कर ले। तो बेसिकली आपको एवरेज आउट करना है, इट्स नॉट कि 11 मिनट कोई कोई वो नहीं है कि 11 मिनट में ही करना है। इफ यू कैन कंप्लीट इट विद इन 10 मिनट्स तो उसको भी करके, बिकॉज यू नीड दैट 1-2 एक्स्ट्रा मिनट, जो भी आप एक 15 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे आपको कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ ही जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन इजी नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे, दे विल टेक सम टाइम, कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एंड इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप एक आधा मिनट या 2-3 मिनट बचा ले अपने इधर उधर से तो वहां पे इन्वेस्ट करके। सो दिस वाज माय टाइम मैनेजमेंट का रूटीन हुआ करता था। और आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 10 मार्कर्स, क्योंकि 10 मार्कर्स नॉट इंटायरली विद 10 मार्कर्स, तो मेरा जो पैटर्न रहा करता था, जैसे मैं 2 क्वेश्चन 10 मार्कर्स के कर लिया करता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी आदत रही है कि जब भी मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ तो आई राइट इट एज, मतलब मैं बहुत ही बुरा लिखता हूँ, सो इट यूजुअली कम्स आउट टू बी वेरी बैड। सो मेरा ये होता था कि मैं क्यों 15 नंबर का अपना क्वेश्चन खराब करूं व्हेन आई कैन यूजुअली अटेम्प्ट अ 10 मार्कर क्वेश्चन। तो इसीलिए आई यूज्ड टू स्टार्ट विद 10 मार्कर क्वेश्चन में एक दो 10 मार्कर के किया करता था 15 मिनट में, जैसे 2 क्वेश्चन 10 मार्कर के कर लिए, उसके बाद देन आई यूज्ड टू शिफ्ट टू क्या बोलते हैं 15 मार्कर्स, तो फिर 15 मार्कर्स करता था। तो दैट इज, ये मेरा थोड़ा सा खुद का एक वो था, हल्का छोटा सा इनोवेशन। बाकी आप इवन यू कैन पिक दोज एरियाज एज वेल जिसमें आप अच्छे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सम पीपल आर गुड विद सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाना होता नहीं है। सो यू कैन अटेम्प्ट इवन दोज क्वेश्चंस फर्स्ट ना, जैसे 7 8 9 10 अगर 10 नंबर के आएंगे तो वो सिक्योरिटी के आएंगे, या फिर 19 20 क्वेश्चन आते हैं वो सिक्योरिटी के आते हैं, समझो। तो वो सारे क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का ये होना क्या चाहिए था कि इंश्योर दैट इफ यू आर लीविंग अ क्वेश्चन ना, इट्स बेटर बी दैट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता। डोंट लीव क्वेश्चन जो जिसमें आपको आता है। सो अगर कोई क्वेश्चन आपको बीच में ऐसा दिख रहा है कि जिसमें आपको बहुत अच्छे से नहीं आता, सो स्किप दैट क्वेश्चन सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट आर लेटर फर्स्ट। तो जैसे अब डब्ल्यू में मैं बोल रहा था कि वहां पे आप उसको इम्प्लीमेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फिर बाद में उसी कारण आपका 9th या 10th क्वेश्चन को सिक्योरिटी का मनी लॉन्ड्रे का इजी सा छूट गया, तो दैट इज नॉट गुड। तो आप पहले उसको छोड़ दीजिए, पहले अटेम्प्ट करके फिर इफ यू हैव टाइम तो वापस आ जाइए। सो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी दैट यू लीव 1-2 क्वेश्चंस फर्स्ट, कि जो कि तो आपको अच्छे से नहीं आते, एंड अगर वो छूट भी जा रहे हैं तो इतना बड़ा लॉस नहीं है, और अगर आपको टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली आप वापस आके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे देवांश, जो ये टेस्ट सीरीज का स्कोर रहता है वो कितना मान सकते हैं, कितना रिफ्लेक्ट करता है योर मीन आंसर शीट जो रहता है, मार्कशीट रहती है? एक्चुअली आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं, कैन यू स्पीक इट अगेन? यानी कि जो अपने मॉक टेस्ट रहते हैं रिगार्डिंग मीन्स, तो उसका कितना मार्क्स रिफ्लेक्ट करता है इन योर यूपीएससी मार्क्स जो रहती है, ये ओके। उसमें सो रिफ्लेक्शन है? मैं ये भी नहीं कहूंगा कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कोई रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। सो मैं बोलूंगा 60-70% को रिलेट कर जाते हैं। सो इफ यू आर गेटिंग अबव 100 इन ईच एंड एवरी पेपर, फॉर एग्जांपल विजन वगैरह में, देन यू कैन बी एश्योर्ड कि आपके नंबर ठीक आएंगे, मे बी 382 लेके 420 के आसपास रहेंगे। सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन पर से, पर हाँ मतलब थोड़ा कोरिलेट कर जाता है, वुड आर्ग्यू कि if you are doing consistently well in विजन के पेपर in the given time, not कि आप 3.5 घंटे में या 3 घंटे 40 मिनट में बार बार कर रहे हैं, और if you're getting above 100 marks, या फिर कोई आप कोई कोचिंग के कर रहे हैं, you are constantly are within top 10 और top 20 में है, so you can be assured कि आपके जीएस में मार्क्स से good enough रहेंगे। it might happen that you might not get 420 या but आपके 400 के आसपास तो मेरे हिसाब से हो ही जाते हैं। बट एक्चुअली होता है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉड कोरिलेशन, ये मैं पर पेपर कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिंस जो कोचिंग वगैरह में टीचर्स वगैरह चेक करते हैं, जो मॉक्स वगैरह चेक करते हैं, उनके खुद ही में कितना वेरिएंस होता है कि वन टीचर विल गिव यू 110 और दूसरा टीचर आकर आपको 80 नंबर दे देगा। सो जस्ट एवरेज आउट वट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग, और उससे देन यू कैन एक्चुअली हैव अ बेटर आइडिया। और कुछ कुछ तो आउटलायर होते हैं, जैसे एक बार मेरे को ध्यान है, मेरे को पता नहीं किस ने मेरी कॉपी चेक करी थी, ही गेव मी 45 मार्क्स, तो मतलब वो तो अब ऑब्वियसली मतलब क्या ही है अच्छा वो चल रहा है, तो अब उन सब अगर कोई इस तरह से चेक करता है तो इफ यू कैन सेंड इट योर कॉपी टू रीचेक तो बेटर है, या फिर उन सबको आप मतलब उतना माइंड मत करिएगा, मतलब जस्ट फोकस ऑन कैलकुलेट योर एवरेज, और उस हिसाब से थोड़ा देखिएगा, और साथ साथ में थोड़ा बहुत आप टीचर्स वगैरह से डिस्कशन कर सकें तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट किसी तरीके से, रादर देन गोइंग ऑन मार्क्स। तो
एक मैं थोड़ा सा और पॉइंट बताना चाहूंगा। तो जब हम प्रीलिम्स के आखिरी में जाने लगते हैं ना, जैसे अब मेंस आने वाला है 1 महीने में, तो यहाँ यू नीड टू एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ अ टारगेटेड प्रिपरेशन। तो यहाँ पे माइंडलेसली टेस्ट लिखने से भी उतना मतलब नहीं है। यू शुड राइट टेस्ट, पर बहुत ज्यादा टेस्ट लिखने से भी मतलब नहीं है। फाइंड आउट द एरियाज और टाइप ऑफ क्वेश्चंस which you have a difficulty in attempting. So for example, मेरे साथ जैसे हुआ क्या करता था कि ऐसे के जो कोट्स वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें मुझे काफी डिफिकल्टीज आया करती थी उनको अटेम्प्ट करने का। अब तक आपको इतना तो आइडिया लग चुका होगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस को डिफिकल्ट फाइंड करते हैं। जैसे एसए में कुछ क्वेश्चन, सॉरी एथिक्स में कुछ क्वेश्चंस हो गए, केस स्टडीज हो गई, या फिर बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए। मतलब एवरीवन हैज देयर ओन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो अब उन क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट करिए टेस्ट में, उन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। ट्राई टू टॉक टू टीचर्स अबाउट दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो थोड़ा टारगेटेड मतलब अपना करने लगिएगा, रादर देन राइटिंग दोज क्वेश्चंस व्हिच यू ऑलरेडी नो बार बार। तो ट्राई करिए कि थोड़ा टारगेटेड हो जाए अपने अप्रोच के अंदर, कि उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सोचिए जहां पे आपको डिफिकल्टी है, सो दैट आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए। और अगर आप टीचर्स वगैरह से डिस्कस भी करते हैं तो टेक योर कॉपीज और बोलिए मेरे को इस तरह से क्वेश्चन में मेरा this has been my mindset, this has been my line of thinking, is it true or not, इस इन क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टीज होती है, तो हाउ शुड आई गो अबाउट इट। सो दिस शुड बी योर लाइन ऑफ सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि थॉट एट दिस टाइम, जहाँ 1 महीना बचा है। So moving to the GS4 ethics. So what were your strategy and what would you suggest to the aspirant? GS4 अगेन मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने टेस्ट दे रहे हैं। सो मतलब फॉर पीपल जो कि नेक्स्ट ईयर का देंगे, मैं आई वुड रिकमेंड देम कि वो GS4 के क्वेश्चन जरूर लिख लें अपने आप में, इवन इफ यू डोंट जॉइन अ टेस्ट सीरीज। तो अ वेरी गुड आंसर राइटिंग इनिशिएटिव जो IS बाबा का चलता है, TLP प्रोग्राम जो उनका चलता है 60 डेज वाला, दैट इज अ वेरी गुड आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। यू कैन यूज इट टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। इनिशियली में टेस्ट सीरीज खरीदने का उतना मतलब होता नहीं है, मैं GS4 के लिए भी बता रहा हूँ। इनिशियली में टेस्ट सीरीज खरीदने का इतना मतलब होता नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे कि टेस्ट लिखने में, यू फील डिमोटिवेटेड, और थोड़ा उस तरह का भी फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक चला जाता है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट सम जो डेली आंसर राइटिंग वाले इनिशिएटिव्स होते हैं, 1 महीना उनको कर लीजिए। इफ यू आर वेल वर्स्ड विद आंसर राइटिंग, तो उसके बाद देन यू कैन एक्चुअली परचेज अ टेस्ट सीरीज इफ यू थिंक जो मेंस वाली होती है। उसी के साथ साथ GS4 जो आता है, तो GS4 में आप क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, तो अगेन वो IS बाबा TLP वाला इनिशिएटिव को जरूर फॉलो कर लीजिए, सो दैट यू कैन राइट सम आंसर्स। इफ यू वांट टू राइट UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी लिखना चाहते हैं, तो अगेन दैट यू कैन डू। तो जी और केस स्टडीज, तो केस स्टडीज वगैरह और जो GS4 के आंसर राइटिंग है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू अटेम्प्ट। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई सेट पैटर्न है या फिर कोई उनका बेसिकली वो है, तो इस तरीके से वो थोड़े आप उसमें क्रिएटिव आंसर्स भी लिख सकते हैं। दिस इज द ओनली पेपर एक्सेप्ट फ्रॉम ऐसे, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव योर इंटरनल एजेंसी, जिसमें कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने आंसर लिख के। नहीं तो अदरवाइज बाकी GS में तो आप जो पूछा है आपको वही लिखना है, उसमें कुछ ज्यादा आपके पास कुछ फ्रीडम है नहीं। So to have that creative sort of a line of thinking, or to have that creative sort of writing, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, both in terms of case studies and in terms of sort of GS जो सेक्शन 1 होता है। एथिक्स में मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज वगैरह होती हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि मैंने काफी चीजें उन्हीं की आंसर कॉपीज वगैरह से देखी थी। तो 4 GS पेपर्स में अगर मैं बोलूंगा, अगर आपको किसी भी एक GS पेपर की आंसर कॉपीज वगैरह देखनी है टॉपर्स की, या फॉलो करना है उनको उनके आंसर राइटिंग फॉर्मेट को, तो इट्स GS4 में आप अलग अलग लोगों की देखिए कैसे केस स्टडीज वगैरह लोग लिखते हैं, या फिर GS1 में वो कितना एम्फेसिस कहाँ पे देते हैं, हाउ डू दे यूज एग्जाम्पल्स। तो वहां से आपको बहुत अच्छा एक सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेट मिल जाएगा, एक सॉर्ट ऑफ एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। मैंने GS4 के लिए कोई बुक वगैरह बहुत पढ़ी नहीं थी, मैंने बहुत टाइम पहले लुकमान एथिक्स की बुक खरीदी थी, दैट इज आल्सो आई थिंक इट्स नॉट वेरी रिलेवेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, GS4 के नोट्स के लिए आप टॉपर्स के नोट्स वगैरह देख सकते हैं। बहुत छोटे से नोट्स होते हैं GS के, बहुत बड़े GS4 के बहुत बड़े नोट्स होते नहीं है। आप टॉपर्स वगैरह का नोट्स देखिए, डेफिनेशन वगैरह आप कुछ कुछ जैसे 30-40 डेफिनेशन होंगी, उनको अपने अपने पास लिख के शॉर्ट नोट्स बना के आप अच्छे से उनको कर सकते हैं। तो GS4 में मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा थ्योरी वाला पोर्शन नहीं है। थ्योरी वाला पोर्शन आप बहुत इजीली शॉर्ट नोट्स वगैरह टॉपर्स वगैरह के देख के, और या आपने अगर खुद ने कुछ बना रखे हैं, या फिर अगर आपको कोचिंग ले रखी है, वहां से करके आप कवर कर सकते हैं। बुक्स वगैरह की यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं है। UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए और ट्राई करिए कि जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैंने जैसे इस साल मैंने एक लुकमान एथिक्स की टेस्ट सीरीज भी ले ली थी एथिक्स की। तो वो भी अगर कोई किसी को लेना चाहे तो ले सकता है फॉर एथिक्स की प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप पहले से ही काफी प्रिपेयर्ड हैं, तो मेरे को नहीं लगता उतना उसके लेने की जरूरत है। मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी लास्ट ईयर एथिक्स की, तो मेरे को लगा था कि थोड़ा मैं और टेस्ट वगैरह लिख लूंगा एथिक्स की स्पेसिफिकली, तो इट विल बी बेटर।
तो So, यही ब्रॉड स्ट्रेटेजी थी। so moving to the next strategy part. So how do you deal with the philosophical aspect? हाँ, तो एक्चुअली फिलोसॉफिकल एसेज में क्या होता है कि बेसिकली यू हैव अ लाइन ऑफ थिंकिंग। तो फिलोसॉफिकल एसेज में पहली बात तो मैं वो बोलूंगा कि डू नॉट पिक टॉपिक्स दैट आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, दैट यू आर नॉट वेरी कन्विंस्ड ऑफ। सो फिलोसॉफिकल एसेज में क्या होता है कि यूजुअली फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में देयर इज अ पॉइंट दैट दे वांट टू कन्वे, ठीक है, कि कोई पॉइंट वो रख रहे हैं आपके सामने। अगर आपको पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ गुड एसे। तो पहला मैं ये बोलूंगा, इवन इफ यू फाइंड दैट जो जो टॉपिक है टू बी अ लिटिल बिट इजी, बट अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हैं उस टॉपिक को लेके तो पहले उसको पिक नहीं करना है, ठीक है। इवन आप डिफिकल्ट टॉपिक पिक कर लीजिए, बट एटलीस्ट इट शुड बी वेरी क्लियर कि उस टॉपिक से क्या वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज फिलोसॉफिकल एसेज में क्या होता है ना कि अगेन हेयर प्रैक्टिस अगेन मैटर्स अ लॉट। सो आई वुड रिकमेंड, मैं हमेशा क्या करता था कि मैं 10 ऐसे तो एटलीस्ट कम से कम लिख के जाया करता था, एंड दैट इज आफ्टर, जबकि मैंने 2-3 मेंस लिख लिए थे। सो इफ यू आर दी फर्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह का है तो आई वुड इनकरेज देम टू एटलीस्ट 20-25 ऐसे तो लिख लीजिए। बहुत टाइम है अभी आपके 2023 में। जैसे अगर आप पर वीक एक ऐसे भी लिखेंगे या 2 वीक में एक ऐसे भी लिखेंगे तो देन स्टिल आपका काम हो जाएगा। और आफ्टर प्रीलिम्स आप ट्राई करिए कि कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, 3-4 टेस्ट की या फिर 5 टेस्ट की, और उसके हिसाब से कम 10 ऐसे तो लिख जाइए। अब बात नहीं कि फिलोसॉफिकल एसेज को टैकल कैसे करना है। आपने टॉपिक चूज कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली। अब फिलोसॉफिकल एसेज में यूजुअली क्या होता है ना, एज एम सेड, कि वो एक पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो इस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट वो कन्वे करने की ट्राई कर रहे हैं। तो मेरा अप्रोच क्या रहा करता था कि सबसे पहले मैं उस पॉइंट को पुट अक्रॉस करूंगा एक अपने एनेक्डोट से। जैसे अगर सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन टॉपिक है तो मैं एक एनेक्डोट ऐसा रखना चाहूंगा जिसमें कि सिंप्लिसिटी से हमें बहुत सारी चीजें अचीव हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने जनधन इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमने डायरेक्टली जो लोगों के पैसे हैं वो मिडिलमैन को हटा के उनके बेनिफिशियरी अकाउंट्स में डालना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, बट इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अप्रोच एज वेल। तो मैं कुछ इस तरह का एनेक्डोट दूंगा जो टॉपिक को बिल्कुल कन्वे करेगा, कि जो टॉपिक को बता रहा है। सेकंड चीज मेरी क्या होगी, फिर मैं इंट्रोडक्शन वगैरह लिखूंगा एक आध पन्ने का। फिर मैं अलग अलग डायमेंशन में उस टॉपिक को खोलूंगा। जैसे सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, तो व्हाट डज इट मीन इन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डज इट मीन इन इकोनॉमिक्स, और इस तरह से। जैसे इकोनॉमिक्स में बोलूंगा कि जो लेजिस फेयर वाली इकोनॉमी होती है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ ऑल, बट दैट इज द मोस्ट सफिशिएंट एज वेल, क्योंकि उसमें मार्केट्स कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल, समझे। तो इस तरह से फिर आप टॉपिक को खोलेंगे 2-3 पेजेस। अब क्या होता है ना कि आप मान लीजिए आपके 4-5 पेजेस हो चुके हैं, आपने 2 पेज का इंट्रोडक्शन वगैरह लिख दिया, 2-3 पेज में आपने उन टॉपिक्स को डिफरेंट डायमेंशन में समझा दिया। नाउ स्टिल यू हैव 5 पेजेस। अब नाउ आपके पास थोड़ी लिबर्टी होती है कि आपको किस तरीके से 5 पेज भरने हैं। तो एक अप्रोच ये होती है कि आप काउंटर थीसिस लिख दीजिए। काउंटर थीसिस का मतलब ये हो गया कि मैं बोलूंगा नहीं नहीं, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी भी कभी कभार हमें चाहिए होती है, सिंप्लिसिटी इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग एवरी टाइम। तो ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ आप थीसिस के काउंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं कि हाउ कैन सिंप्लिसिटी बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और इन दी वर्ल्ड, और इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप कुछ एक नई चीजें खोल सकते हैं। तो क्या होता है कि एक बार आपने टॉपिक को जस्टिफाई कर दिया तो उसके बाद नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि आपको नेक्स्ट डायमेंशन कौन सी रखनी है। तो मेरी ऑलमोस्ट 3 डायमेंशन, सर 4 डायमेंशन हुआ करती थी। एक तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा कि मैं टॉपिक को समझा रहा हूँ, बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द टॉपिक। थर्ड डायमेंशन जैसे मैं बता रहा हूँ कि आई कैन बी क्रिएटिव, और उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें किया करता था। जैसे कभी मैंने इश्यूज बता दिए किसी टॉपिक के, कभी चैलेंजेस बता दिए, कभी वे फॉरवर्ड टाइप की चीज बता दी, कभी मैंने बोला काउंटर थीसिस बता दी। एंड जो चौथा जो फाइनल डायमेंशन हुआ करता था वो कंक्लूजन हुआ करता था। सो बेसिकली मैं मेरा जो ऐसे था 4 पार्ट में टूटा करता था, और कंक्लूजन के एंड में इफ यू हैव सम क्रिएटिव कोट्स या फिर थॉट्स वगैरह अगर आपके हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दैट इज समथिंग मैं बताता। तो ऐसे का अगर आप देखेंगे तो यही एक मोटा मोटा सा मेरा स्ट्रक्चर रहा करता था, एंड यू विल फाइंड दिस स्ट्रक्चर इवन इन माय कॉपीज। अगर आप मेरे चैनल पे जाके मेरे ऐसे कॉपीज वगैरह देखेंगे सो यू विल सी दिस स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में एक छोटा सा अगर मैं बोलूं तो मैं एक ये जरूर किया करता था कि मैं हर पैराग्राफ को एक सॉरी हर आइडिया को मैं एक पैराग्राफ में तोड़ दिया करता था। तो अगर मैं कोई डायमेंशन खोल रहा था तो उसका मैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ बना लिया करता था। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो जनधन वाली हम लोग बात कर रहे हैं, तो जनधन इज अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ वे कि जो, या फिर डायरेक्ट डीबीटी वाली बात कर रहे हैं, सो दैट इज वन डायमेंशन ऑफ सॉर्ट्स। और उसके लिए मैं एक पैराग्राफ बना दिया करता था। और ऐसे ही जब भी मैं टॉपिक को जस्टिफाई कर रहा हूँ तो आई यूज टू मेक अराउंड 4-5 हेडिंग्स अलग अलग डायमेंशन की, और इस तरीके से अटेम्प्ट किया करता था।
यही है, मतलब ज्यादा इट्स मोर अबाउट दैट फीडबैक थिंग दैट यू विल गेट, क्योंकि पहली बार में तो आपको उतना अच्छा आएगा नहीं. इफ यू राइट एन एसे, डू गेट द फीडबैक स्पेशली ऑन फिलोसॉफिकल एसेज, क्योंकि उसमें ना टॉपिक से इधर उधर हटना बहुत ही इजी हो जाता है कि बेसिकली उन्होंने कुछ और पूछा है बट आपने कुछ और समझ लिया और आप कुछ और ही लिखे जा रहे हैं. तो एज आई सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू गेट द राइट मीनिंग ऑफ दोस टॉपिक्स. सो दिस इज So Devansh, स्टडी फॉर. according to you, what do you think? What is the role of luck in UPSC preparation? किसका रोल? Role of luck in UPSC preparation. Looking into the हाँ मतलब community लक. of the event. हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लक का थोड़ा ऐसे इन्वर्टेड यू शेप सा आता है. सॉरी, हाँ सॉरी, यू शेप सा रहता है कि प्रीलिम्स में अगेन बहुत लक चाहिए होता है. मेंस में इट डिक्रीजेस बिकॉज वहाँ पे बिकॉज यू आर राइटिंग सब्जेक्टिव आंसर्स, और वहाँ पे आई थिंक द मेंस इज द मोस्ट क्या दो इक्वल ऑफ ऑल द examination. It's good that it has the maximum weightage in it as well, क्योंकि मेंस में if you study well and if you practice well तो the marks will reflect फाइनली. और थर्ड में इंटरव्यू भी अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, वेरी लक बेस्ड वाला उसका रहता है. सो प्रीलिम्स में एज आई सेड वो लक हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मैंने ऑल्दो आई हैव क्लियर्ड ऑल दी फोर ऑल माई इन माई 4 अटेम्प्ट्स, बट जब भी मैं एग्जाम के बाहर निकला हूँ मेरे को कभी श्योर नहीं होता था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा. सो इट्स जस्ट दैट वंस आई स्टार्ट टू लुक एट आंसर्स, वहां मुझे लगता था कि ठीक है, आई हैव गॉट इनफ कि मेरा हो जाएगा. बट अगर मेरे से कोई कॉन्फिडेंस मेरा पूछेगा जब भी मैं एग्जाम के बाहर निकल रहा हूँ वेदर यू विल क्लियर और नॉट, तो मैं कभी उसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता था कि दिस टाइम आई विल क्लियर और नॉट. तो इससे पता पड़ता है कि कितना ज्यादा एग्जाम है जो कि सॉर्ट ऑफ चांस बेस्ड है या फिर लक बेस्ड है या फिर कह दीजिए डे बेस्ड है, कि अगर आपने सही आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर आपने किया है तो ठीक है, और नहीं किया तो हो सकता है आप आउट भी हो जाए. इंटरव्यू में अगेन और देयर आर डिफरेंट पॉइंटर्स जो कि हमेशा से रहे हैं कि आपको यू नीड टू बी वेरी काम, यू नीड टू स्पीक स्लो. अगर आप वो सब इंप्लीमेंट करते हैं तो यूजुअली उतना रहता नहीं है, बट अगेन मतलब वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाता है. आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी गुड बट हैव गॉटन 130s, और जो कि लोग हैं जो उतने अच्छे नहीं है बट दे हैव गॉट 180s एंड 190s एज वेल. सो इंटरव्यू में भी लक का बहुत वो है, बट अब क्या करें, मतलब दिस इज अब यही है यूपीएससी वाले स्टेजेस का, और वी हैव made the decision to attempt it as well, so we have to live with the luck as well, but I would say it plays a very significant part as well. But uh, saying that, it's not that you can't minimize that luck. You can always minimize by reading more, by doing better. Especially mains में बहुत आप minimize कर सकते हैं कि if you do well in mains, even if you screw up in the interview a bit, वो भी हो जाता है. So मैंने ऐसा देखा है कि basically if you want to get a score in top 100 तो you can screw it just 2-3 papers. तो आप कितने पेपर दे रहे हैं? Basically you are attempting giving what 7 paper in mains, और let's think of interview as one more paper as well. तो अगर आपके 8 पेपर्स हैं, सो अगर आप एक दो पेपर में इवन इफ यू डोंट परफॉर्म वेल, इट्स फाइन. मतलब बार बार ट्राई करिए कि 5-6 पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करें. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इस साल मेरा एसए में और जीएस 1 में आई वुड से कि मेरा अच्छा नहीं हुआ था. तो दोज वर द 2 पेपर जो कि मेरे मतलब बुरे गए थे, एंड इवन आफ्टर दैट आई गॉट 49th रैंक. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको हर पेपर में बहुत अच्छा करना है. सो इवन इफ यू डू बैड इन 2-3 पेपर्स, यू कैन स्टिल गेट अ रैंक और अ गुड रैंक गिवन दैट यू डू वेल इन अदर्स. तो थोड़ा बहुत वो लक इस सेंस में बैलेंस हो जाता है कि हर पेपर तो सबका तो अच्छा होगा नहीं. सो अगर थोड़ा खराब भी होता है तो इट्स नॉट जस्ट कि आपका पूरा पेपर ही खराब हो गया, इस तरह कुछ. Right. So guys, I'm opening the floor to all of you. You can raise your hand and I will take your name. Then you can ask your question to me. Yeah, sure. Yes, Devansh, you can ask your question. Good afternoon, sir. Divyansh Sai. Yeah. Sir, I would be appearing for my mains this year. 24 days are left. तो थोड़ा सर मेरे को अभी वही है कि मेरा फर्स्ट मेंस है, तो ऑप्शनल मेरा केमिस्ट्री है. और अच्छा सर अच्छा, कुछ हाँ. पार्ट ऐसे हैं जैसे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और जो फेरोसिन वाला जो पार्ट होता है वो सब छूटा हुआ है इस वक्त मेरा. और सर जीएस में मतलब मेरा थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो काफी कंफ्यूजन हो रही है कि इस वक्त मैं टेस्ट सीरीज पे फोकस करूं या फिर मैं इस वक्त अपने जीए जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उनको करूं. तो थोड़ा सा इस पे आप गाइड करिए. यार मतलब बेसिकली मैं ये बोलूंगा ना कि बेसिकली यू कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स. तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज छोड़नी है. सो केमिस्ट्री में जैसे इफ यू गो टू माय चैनल, मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह डाल दिए हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, सो केमिस्ट्री आप मेरे शॉर्ट नोट्स को रेफर कर लीजिए. मतलब 80-90% दोज आर सफिशिएंट, क्योंकि मैंने उन्हीं से पढ़ा था और मेरे को ऐसा लगा नहीं पेपर देखिए कि मेरे को बहुत कुछ मैंने छोड़ा है उस तरीके से. सो what you need to do is you need to be
एफिशिएंट, तो आप दोनों काम कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको कॉर्नर्स दोनों जगह कट करने पड़ेंगे। तो मे बी यू वोंट बी एबल टू गिव एज मेनी टेस्ट जो कि आप चाहते देना, यू वोंट बी एबल टू रीड एज मच केमिस्ट्री जो कि आप अगेन चाहते हैं कि आइडियल केस में जो पॉसिबल होता है, बट स्टिल यू कैन डू बोथ। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप पढ़ने में टेस्ट सीरीज को कॉम्प्रोमाइज मत कर देना, मतलब ऐसा ना मत करना कि टेस्ट सीरीज टेस्ट आपने दिए ही नहीं और फिर आप बस पढ़ते ही रह गए। तो इवन दो इफ यू नॉट एबल टू कंप्लीट द कोर्स, इवन देन मैं कहूंगा टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा अल्टीमेटली आपको लिखनी है पेपर में जाके, आपको किसी को मतलब नहीं है वो कितना कंटेंट आता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे इवन दो आपको सब कुछ आता है। तो टेस्ट सीरीज की इस सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो डू बोथ, बट ये है कि आप कॉर्नर्स कट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर केमिस्ट्री में आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि वो बहुत ही बड़ा है, उसको बहुत टाइम लगेगा मुझे कवर करने में, तो ठीक है छोड़ दीजिए, मतलब यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस, तो उस तरीके से कर सकते हैं, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट सीरीज, मतलब मैं ये बोलूंगा आपसे। एंड सर सेक्शनल टेस्ट को इस समय फोकस करूं या फिर फुल लेंथ पे अब मैं नहीं करूं, नहीं, क्योंकि सेक्शन पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। ट्राई करो कि सबका तुम फुल लेंथ दे लो। और केमिस्ट्री में मैं यही बोलूंगा कि अब मान के चलो यार, यू आर अपीयरिंग इन एग्जाम फॉर 21 डेज, अब तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो, यू नीड सम टाइम टू इम्प्रूव, थोड़ा रिवीजन वगैरह का भी टाइम चाहिए, तो यू स्टिल हैव जस्ट 15 बेसिकली 20 दिन भी नहीं बचे हैं ढंग से ना, तो अब सेक्शनल दोगे तो फिर फुल वाले कब दोगे ना, तो अभी सेक्शनल का बिल्कुल टाइम नहीं है। और हाँ, एक मैं और लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक बार मैं प्रिपेयर कर लूं उसके बाद टेस्ट दूंगा, एक बार प्रिपेयर कर लूं उसके बाद टेस्ट दूंगा, तो पहली चीज तो वो चीज कभी आती नहीं है। तो अगर आपने एक बार अपना सिलेबस कवर कर लिया है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे आपने GS1 का एक बार कवर कर लिया है, ठीक है, तो आप उसके टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो टेस्ट देना होता है ना, वो आपके सिलेबस से इंडिपेंडेंट चलता है, मतलब मेरा तो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट चलता था, क्योंकि मैंने हमेशा टेस्ट को पे फोकस दिया है। सो मैं क्या किया करता था कि एक बार बस मैं GS पढ़ लिया मैंने, तो उसके बाद फिर मैं GS के टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये भी वेट कर रहा हूँ मैं 2 बार GS का रिवीजन कर लूं या 3 बार GS का रिवीजन करके फिर ढंग से दूंगा। तो एक बार आपने एक बार रिवीजन कर लिया किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप उसके टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। आपने GS2 का रिवीजन कर लिया तो उसके टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर अगर आपने एसए का थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आप उसके टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं कि मैं जब तक मेरा ढंग से होगा नहीं, या जब तक मैं करंट अफेयर्स GS2 के पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो ज्यादा क्या होगा, एक आध क्वेश्चन में आप ऊपर नीचे करेंगे, एक आध क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, दैट्स इट। सो टेस्ट वाली जो चीज है ना, वो सिलेबस से थोड़ा इंडिपेंडेंट चलाइए, तो सिलेबस तो कभी कंप्लीट होगा नहीं, तो ऐसे ही होता है कि आप टेस्ट कभी दे नहीं पाएंगे। तो एक बार जितना भी आपने बस बेयर मिनिमम कंप्लीट कर लिया, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग आउट टेस्ट, और फुल टेस्ट ही दीजिएगा जो कि इस टाइम जो मेंस दे रहे हैं स्पेशली उनके लिए। फाइन सर, 2 मोर क्वेश्चंस बस। एक तो सर ये है कि आपने जो जीएस के जो टॉपिक्स है उसमें क्या आपने हर एक टॉपिक के 1 पेजर नोट बनाए थे जो एकदम लास्ट टाइम पे आपने गो थ्रू किया था? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि मेरे ऐसे के जो भी मैं मॉक टेस्ट लिख रहा हूँ उसमें मेरे अराउंड 108 to 110 चल रहा है, और उसमें मेरे को फीडबैक ये मिला है कि मैं कंक्लूजन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं लिख रहा हूँ और छोटे लिख रहा हूँ। तो आप थोड़ा, जो आपने बताया था कि आपने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज करी थी कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे करके, तो आप एक बार बताइए आपने कैसे स्प्लिट किया था उसको, कितने पेजेस हाँ तो हर डायमेंशन को दिया था? हाँ तो बेसिकली पेजेस का, ठीक है मैं उल्टा चलता हूँ, तो पेजेस का अगर मैं बोलूंगा तो यार मेरा सोचा था 2 3 3 2, मतलब सॉर्ट ऑफ इसका रहता था। आपको खोलनी है और फिर प्लस 2 कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का एक बहुत ही सिंपल सा जो ऐसे में होता है कि यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू आइडियाज। तो आप सकते हैं एज आई सेड कि आप टॉपर्स वगैरह वाली आंसर कॉपीज देखिए लास्ट ईयर की, जिनके जिनके ऐसे में अच्छे मार्क्स है, तो उससे आप यू कैन पिक सम की कंक्लूजन को किस तरीके से कंक्लूड करते हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा वो था कि मैं थोड़ा सा ऐसे को कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था, और ऐसे के थोड़े जो भी मैंने आइडियाज को उसमें लिखा है अपने एसेज में, उनको थोड़ा ऐसे समेटने की कोशिश किया करता था कि बाय दिस हमने ये देखा, हमने वो देखा, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा कंक्लूजन में ऑप्टिमिस्टिक बन सकते हैं बिल्कुल कि अगर मैं बोलूं सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, या कोई GS वाला है, कोई फिलोसफिकल वाला भी अगर कोई टॉपिक आ रहा है, तो उसमें आप बेसिकली ये बोल सकते हैं कि हमें ये करना है तो इससे ये होगा, या फिर हम कोई इस तरीके की प्लेज वगैरह ले सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाता है कि आपका टॉपिक क्या है, और दूसरी चीज वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाता है कि आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। तो वो मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन, मेरा एक अलग तरीका था, you'll have your own वे एज वेल। वो आपको इजीली टॉपर्स वाली कॉपीज से मिल जाएगा, मतलब आप देख लीजिएगा वहां से you'll get it। और प्लस हाँ, हमेशा कंक्लूजन को ऑप्टिमिस्टिक जरूर लिखिएगा, क्योंकि दैट इज दी गुड थिंग। उसमें आप अगर आपने एनेक्डोट लिखा है तो उससे भी आप एंड कर सकते हैं, इफ यू नो सम कोट्स आप उससे भी एंड कर सकते हैं। अरे कुछ कुछ जैसे कोट्स होते हैं ना, तो देयर आर सम कोट्स दैट आर वेरी यूनिवर्सल दैट यू कैन यूज इन ईच एंड एवरी एसे। तो मे बी 2 3 उस तरह के कोट याद कर जाइए। जैसे एक कोट जैसे मैंने लिखा था, एंड आई यूज्ड इट फॉर 2 years एज वेल, ठीक है।
कि एक होता था कि फूड इन एवरी माउथ, वर्क इन एवरी हैंड, कुछ इस तरह का एक कोट है, ठीक है, तो जॉय इन एवरी सोल से वो खत्म होता है। तो ये बहुत ही बेसिक और जेनरिक सा कोट है जो हर ऐसे में लग जाएगा। जैसे एक फिर एक वो वाला कोट था, इफ यू कैन रिमेम्बर इट, कि जो अब्दुल कलाम जी वाला एक कोट था जो उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में बोला था, व्हेन देयर इज एन ऑर्डर, कुछ इस तरह का एक बड़ा सा उसका कोट है। तो वो भी अगर आप लर्न कर लेंगे, व्हेन देयर इज अ ब्यूटी इन हार्ट, कुछ इस तरह का कोट है वो, अब तो मैं भूल गया हूँ, बट उस तरह का आप याद कर लेंगे। तो दोज आर कोट्स जो कि मतलब बहुत ही यूनिवर्सल हैं, दैट यू कैन यूज इट इन एवरी सॉर्ट ऑफ ऐसे। जैसे फिर स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच। तो ये सब कोट्स हैं जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। सो यही है, बस ऐसे ही कंक्लूजन को एंड कर दीजिए कि कोई एनेक्डोट है उससे एंड कर दीजिए। कोई अगर कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह पे कुछ आ रहा है तो उस पर आपने कोई प्लेज वलेज कर ली, या फिर कुछ बहुत ही वो बताया कि इंडिया इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल, या फिर कुछ उस तरीके से लिख दिया। तो मतलब देयर आर डिफरेंट वेज, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आपके ऐसे पे और उस पे। तो ये तो हो गया आपका ऐसे वाली चीज। और केमिस्ट्री में क्या पूछा था? सॉरी आई फॉरगॉट, नहीं, मैंने कुछ पूछा था? सेकंड ये तो बता दिया ना, थैंक यू। सेकंड मैंने पूछा हाँ था कि शॉर्ट नोट्स जो आपने जीएस के हर हाँ टॉपिक हाँ वाइज एग्जैक्टली, किए, हाँ एक एक हाँ। पेज। या ये देखो एग्जैक्टली ना, मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी ना, एज आई सेड फॉर करंट अफेयर्स एज वेल, तो मैंने ना बहुत ज्यादा आउटसोर्स करने की कोशिश की थी। मुझे लगता था कि अगर कोई मेरे से अच्छे किसी ने शॉर्ट, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिर मैं देखता था अगर मेरे से अच्छे किसी ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो मैं उनके ले लिया करता था, ठीक है। सो जीएस में मैंने एग्जैक्टली यही किया। तो मैंने खुद से हर टॉपिक के नहीं बनाए थे, मतलब मेन 365 के मैंने खुद से बनाए थे, बट अगर मैं नॉर्मल जीएस के बोलूँ तो मैंने 2018 की जो टॉपर नहीं, कनिष्क कटारिया सर, मैंने उनके नोट्स देखे थे। मतलब इफ यू वांट टू सी हाउ शॉर्ट नोट्स शुड बी, सो दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। तो आप लोग कटारिया सर वाले शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। तो मैंने उन्हीं के शॉर्ट नोट्स फॉलो किए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंसाइज वे में चीजों को लिख रखा है, एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड टू बी वेरी यूजफुल। तो मैंने खुद के जो बनाए थे, मैंने थोड़े मोड़े बनाए थे, फिर मैं नोट्स को डिच कर दिया था और मैंने फिर उन्हीं के शॉर्ट नोट्स से पढ़े थे। वो बहुत ही कंसाइज हैं, एंड दे एक्चुअली कवर मोर देन 70-80% ऑफ द कंटेंट, सो आई वाज मोर देन हैप्पी टू यूज देम। तो मैंने इस तरीके करा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इफ यू ऑल्दो खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स बेटर होते हैं, और ऑब्वियसली मैं मानता हूँ, बट अगर आपको कहीं और से किसी और के शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं जो कि आपको लग रहे हैं कि दोज आर वेरी गुड, सो आप उसको भी पूरा का पूरा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, और हो सकता है कि जो आपने टाइम सेव किया उसमें आपने कुछ कुछ और बेटर कर लें। तो ये था। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। Guys, we will conclude the session within next 20 minutes. So, some हाँ एग्जैक्टली। तो hello. Hi, sir. Yes, sir. हाँ हाँ बोलिए। Hi, sir. Remember, Sir, what is your strategy for geography and history, sir? History, like very lengthy, most of the names and have no. What is your strategy for history and geography, sir? So for history Resource actually, also. हाँ resources. So for history, as I said, I followed the Tamil Nadu wala NCRT, if you know about it. जो Tamil Nadu में there is a NCRT. It's very concise, it's very short, and since Yes, history does not have a lot of weightage, so I use that book क्योंकि उसमें बहुत ही concise है, and I just love that book क्योंकि उसमें ना literally it's 200 pages, and 200 pages you cover both ancient and medieval. तो मैंने कभी वो आर.एस. अग्रवाल और जो भी वो NCRTs वगैरह होती है मैंने पढ़ी नहीं. I just relied on क्या बोलते हैं वो तमिलनाडु वाला एनसीईआरटी, सो दैट इज वेरी कंसाइज. सेकेंडली फॉर मॉडर्न इंडिया आई रिलाइड ऑन स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में स्पेशली जो उनके पीछे के जो वो रहा करते थे प्रीलिम्स में, हमेशा मैं आई यूज्ड टू रिवाइज देम, दो समरी वगैरह रहता था इन द नोट्स एट द एंड ऑफ द बुक. For geography, let me recommend you a short notes of a previous year topper, I think Rushikesh Reddy. So do check out his notes on. I think he has posted his notes on Insights IS. So वो 2019 के he was a topper on in 2019. So you can actually look at his notes. Now his geography notes are quite good. और उनकी कुछ 80-85 पन्ने के 80-85 pages के notes हैं. And I think those will suffice. So आपको basically you don't have to do the entire thing. Just make sure you complete 80% of the syllabus. I mean the knowledge that you require, and those are usually sufficient. So Sir, don't for in economics. geography don't go. For economics I actually followed the, if you're talking about prelims, तो I followed देखो श्रीराम या कुछ एक book आती है market में that उनके notes आते हैं. I'm confusing को श्रीराम का होता है, शंकर का होता है, कोई economics की एक book आती है, yeah. right? And after prelims तो मैंने after prelims for I did my economy from main 365, nothing from basically उस book से. So before prelims for economics I just followed that book जो उनकी book आती है, and that is usually comprehensive. Don't go for Ramesh Singh because वही कि 800 पन्ना का पढ़ना है, there is no utility in it. वही बोल रहा हूँ कि जो sources है ना,
प्लीज रिफाइन योर सोर्सेज, मेक देम मोर एफिशिएंट, क्योंकि अगर आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं, 800 पन्ने पढ़ रहे हैं, कोई उसका यूटिलिटी नहीं है। डू रीड 300 पेजेस, उससे आपका काम हो गया। मे बी नॉट 100% बट 80-90% ऑफ योर स्टफ इज डन। मैंने तो जो 4 प्रीलिम्स दिए, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पढ़ के कि मैं नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज मैंने वो अपनी छोटी वाली बुक पढ़ी है। तो और आफ्टर प्रीलिम्स मैंने बेसिकली आई फॉलोड वही जो मैंने बोला, मेंस 365 को इकोनॉमिक्स वाला वो आता है, तो उस तरीके से, क्योंकि उसमें फिर उसमें उस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं है जैसे प्रीलिम्स में आते हैं। तो मेंस के बाद दे यूजुअली टेंड टू आस्क क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि कवर हो जाते हैं करंट अफेयर्स में। Thank you, sir. हेलो सर। थैंक गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हाँ, ये सर आप बीच में कुछ बोल रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे कि ज्योग्राफी के लिए फॉलो ना करें, वो क्या चीज था सर? नहीं, वो उनके शॉर्ट नोट्स है। मैं बोल रहा था कि एक सर हैं ऋषिकेश रेड्डी करके, उनके शॉर्ट नोट्स हैं। उनके शॉर्ट नोट्स और सब्जेक्ट पे भी हैं, बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे मेंस में, तो देयर आर 2 टॉपिक्स। एक तो टॉपिक्स वो है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह होती है और ओशियनोग्राफी और इस तरह वाली, और सेकंड टॉपिक है वो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज और वो वाला पूरा कंसेप्ट आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला। सो इन दोनों की ही नोट्स हैं उनके, ऋषिकेश रेड्डी सर के। एक्चुअली रुको, मैं इफ आई कैन एक्चुअली फाइंड इट, मैं ना उसको उस पर पोस्ट कर देता हूँ चैट पे। तो या गो अहेड एंड आस्क द अदर क्वेश्चन, जब तक मैं एक बार उसको ढूंढ के पोस्ट कर देता हूँ। हेलो विद्यान बोल रहे हैं मेरे पास। राहुल सर। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि एनसीईआरटी सर 10 से स्टार्ट करें हम लोग की सर 6 से? यार एनसीईआरटी स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए यार, मतलब बहुत कब से चला आ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ो। मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का काम ही क्या है? मतलब तुम क्यों पढ़ रहे हो एनसीईआरटी ना? देखो, जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो ना, मतलब दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ कि भाई इससे मुझे क्या मिल रहा है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम एनसीईआरटी दैट यू विल नॉट गेट फ्रॉम अदर बुक्स, समझो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज जो कि मैं करने जा रहा हूँ? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है ऐसा ना जो आपको और बुक से नहीं मिलेगा? मतलब तो अगर इफ यू हैव दिस आंसर देन गो अहेड विद एनसीईआरटी। जब मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे कुछ नहीं मिला था। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगा था अगर मैं लक्ष्मीकांत सीधे पढ़ लूं, और इसमें सॉरी लक्ष्मीकांत को लोगों ने बहुत अच्छे से समझा रखा है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल नाउ जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। सो एट दैट टाइम इट मेड सेंस टू रीड एनसीईआरटीज टू गेट a sort of a base and then you can go on to read different things. But अब तो base की जरूरत ही नहीं, you can directly jump on to लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, तो सीधा वहीं से स्टार्ट करो ना। क्यों फालतू एनसीईआरटी पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है? या मैंने लिंक पोस्ट कर दिया, सो दिस इज द लिंक, जस्ट गो थ्रू द नोट्स विद ऑफ ज्योग्राफी। आई थिंक दोज आर कंसाइज एज वेल, और आपका काम हो जाएगा इनसे ना, ठीक है? तो just सर फिर कनिष्क कटारिया जी का भी फॉलो करना है क्या इसके बाद? आपने बोला था वो भी फॉलो करने के लिए। यार मतलब एक्चुअली मैं बताऊं ना, तो मेरा कोई एक वो नहीं है। तो आई हैव सॉरी एक्चुअली आई हैव फॉलोड अ लॉट ऑफ टॉपर्स। मैंने अब बताया तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है। मैंने खुद से कभी मतलब उस तरह से नोट्स बनाए नहीं है। मैं अलग अलग टॉपर्स के नोट्स देखता था, जिनके भी मुझे अच्छे लगते थे मैं उनके ले लिया करता था। फॉर एग्जाम्पल जो ये वाले थे, जो ऋषिकेश सर थे, उनके मैंने ज्योग्राफी के पढ़े थे। बाकी मैंने कनिष्क कटारिया सर के ज्योग्राफी के नहीं पढ़े थे। मैंने मोस्टली कनिष्क कटारिया सर से ही पढ़ा है, बट मैंने मॉडर्न इंडिया उनसे नहीं पढ़ा था, ज्योग्राफी उनसे नहीं पढ़ा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस उनसे नहीं पढ़ा था, वर्ल्ड हिस्ट्री उनसे नहीं पढ़ा था। तो उनके लिए जो उनसे नहीं पढ़े थे वहां से मैंने अलग अलग लोगों से पढ़ लिए थे, मतलब ऐसे मान लीजिए। मॉडर्न इंडिया। हेलो सर। हेलो सर। Rajinder, you can ask me. हेलो Hello, सर। sir. I am final year student from Delhi University in chemistry honors and preparing for 2023. So, sir, can you please guide me how to prepare chemistry optional with the GS side by side, and which books and resources should I use? Can I use foreign authors like Claydon in organic chemistry and Shiver Atkins, or I should rely on some coaching materials? यार ये क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली मैं पहले कर चुका हूँ। सो हैव यू नॉट जॉइंड बिफोर क्या? एक बार तो यार ये बहुत बड़ा खिंच जाएगा। एक बार रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही चीज बोला है। एंड विद रिगार्ड टू यार फॉरेन ऑथर जो कि आप जो बोल रहे हैं, उसका मैंने आंसर नहीं किया था, उसका मैं बता देता हूँ। इट्स ऑलवेज गुड टू रिफर दोज बुक्स कि अगर आपके पास तो उनको कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता। सो लेट्स से यू आर स्टडिंग अबाउट अ टॉपिक एंड यू डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, और आपको कुछ इस तरह का लग रहा है कि इसमें मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो देन यू कैन एक्चुअली गो एंड हैव अ लुक देयर। सो बट उनको उसको कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता। आपके पास आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां यू विल फाइंड प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल क्लियर। मैंने अपने चैनल पे सोर्सेज वगैरह और बुक्स वगैरह भी डाल रखी हैं, सो फिर वो वही बाकी उनको वापस रिपीट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं। जस्ट गो एंड लुक देयर।
सर स्टडी आउटपुट कैसे बढ़ाएं और रिवीजन कैसे करना चाहिए? यार स्टडी आउटपुट बढ़ाने के लिए तो उसमें देखना पड़ेगा ना कि आपका इश्यूज क्या है स्टडी आउटपुट में, मतलब बेसिकली आपके इश्यूज क्या हैं। बेसिकली यू आप डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, तो इट योर स्ट्रैटेजी वुड डिपेंड ऑन दोज एरियाज। और रिवीजन का भी वही होता है यार कि ट्राई टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट, और ये जो भी कोर्स वगैरह होता है 2-3 महीने में, एंड देन यू कैन एक्चुअली जो आप रिवीजन पे चले जाते हैं। मतलब कैसे क्या करना है, मतलब वो तो एग्जैक्टली वही है ना कि आप जो आपने रिवाइज कर रखा है उसको उठाइए वापस और पढ़ने लग जाइए। और सर फिर मॉडर्न लास्ट इंडिया के लिए आपने कौन सा टॉपर नोट्स का फॉलो किया था? मॉडर्न इंडिया किसका? के लिए आप बता रहे, मॉडर्न हाँ, इंडिया के लिए मॉडर्न आपने इंडिया कौन के लिए सा? मैंने टॉपर से किसी का नहीं फॉलो किया था। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो पीछे है वो समरी और कंसाइज वो उसमें काफी अच्छे से दे ही रखे थे, और थोड़ा बहुत मैंने खुद से एक पन्ने पे लिख लिया था। तो मॉडर्न इंडिया का मैंने खुद से बना लिया था, मैंने किसी का फॉलो नहीं किया था। बट यू कैन चेक कनिष्क कटारिया सर, मैंने उनके नोट्स भी देखे थे एंड दोज आर क्वाइट गुड, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। बट सिंस सर मेरे मुझे पास उसमें कुछ स्पेक्ट्रम था। ऐड ऑन भी करना पड़ेगा क्या नोट्स में, मतलब खुद का कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी देना पड़ेगा कनिष्क कटारिया या फिर यार रेड्डी हाँ, वो सर तो का आप पे नोट्स? डिपेंड करता है ना आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मतलब इसका आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ। बेसिकली ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि दोज आर सफिशिएंट, कि मुझे नहीं करना, तो आप मत करिए। और आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, या फिर ये कुछ इस तरीके के हैं कि मुझे और भी इनको इनमें पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे आई नीड टू राइट मोर थिंग्स, तो आप फिर उसमें ऐड कर लीजिए। मतलब बेसिकली इट विल डिपेंड ऑन योर एपेटाइट, कि आपको कितना लगता है कि आपकी प्रिपरेशन क्या कैसी है, और आपको कैसी फीलिंग आती है जब आप टेस्ट देंगे। सो यू विल हैव दैट कह दो कि नाक के आपको कितना ऐड करना है। तो आप एक बार स्टार्ट तो करिए, एक बार उसको पढ़िए पहले ढंग से, फिर टेस्ट वगैरह देखिए, फिर देखिए वो आपके लिए वो नोट सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको ऐड ऑन करना है, अगर आपको लगता है आपके लिए सफिशिएंट है तो फिर आपको नहीं करना है। मतलब वो बहुत ही पर्सनल सी चीज है वो, इसमें मैं हाँ ना बोलूंगा तो फिर वही चीज हो जाएगी कि वो आपके लिए सही रहेगी कि नहीं, वो नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच लास्ट सर। क्वेश्चन। सर केमिस्ट्री के बारे में पूछना था सर। हाँ सर बोलिए। लास्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन। जैसे आपने प्रेजेंटेशन की बात की, तो क्या हाँ हम हाँ हाँ। उसमें एरो डायग्राम्स यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री में? और सर स्पेस बहुत कम होता है सर, तो उसको कैसे मैनेज करें? हाँ यार, तो वही होता है कि स्पेस अगर जैसे केमिस्ट्री में कम होता है फॉर एग्जांपल, तो आपको ना अपने जो आप ऑर्गेनिक की अगर बात कर रही हो तो एरो डायग्राम बिल्कुल इस्तेमाल करने होते हैं प्रेजेंटेशन में। अगर आप देखोगे सो ऑर्गेनिक में क्या करना होता है कि उसमें थोड़ा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन सा लिखना होता है। मैं बता देता हूँ तो 2 मिनट में कि इंट्रो में क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन देख के पता पड़ गया कि ये रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन है। सो अगर ये पर्किन कंडेंसेशन है, कुछ है इस तरह का, ये विटिक रिएक्शन है, तो आपको पहले ही वहीं मेंशन कर देना पड़ता है दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विटिक रिएक्शन, और उसमें ये कुछ हो रहा है। एंड देन यू स्टार्ट कि आप हर क्वेश्चन को स्टेप्स में जरूर तोड़िएगा केमिस्ट्री में। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जैसे आपने चारों स्टेप में तोड़ दिया उसको, ठीक है। तो स्टेप 1 का मतलब ये हो गया आपने उसमें कुछ दिखा दिया, एंड देन यू स्टार्ट टू यूज एरोस। तो जो आप फॉन्ट वाला इशू वो बता रहे हैं कि स्पेस कम होती है, तो उसका मतलब ये है कि जो आपके स्ट्रक्चर्स का फॉन्ट है उसको आपको छोटा करते जाना है, और वो आपको मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे, आंसर्स वगैरह लिखेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक्चुअली यही होता है, इसीलिए आपको आंसर ज्यादा लिखने हैं और पेपर्स को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है। कि होगा क्या ना, बहुत सारे लोग के साथ क्या होता है कि वो पहली बार अटेम्प्ट करेंगे और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देंगे कि उनकी स्पेस ही खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने उस तरह से कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। समझ लो आप क्या कह रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली मैनेजेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि स्पेस बहुत कम होती है, मतलब वो हो जाती है मैनेज, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा फॉन्ट डिक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ में थोड़ा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला जो फॉर्मेट है उसको फॉलो किएगा। इंट्रो दे दिया, बॉडी में आपने स्टेप्स लिख दिया, कंक्लूजन में बेसिकली कुछ ये लिख दिया कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, और इस तरीके से कुछ। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ सर हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मतलब जॉब भी करता हूँ। तो सर मतलब अब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि अगर मैं जॉब छोड़ के तैयारी करूँ तो काफी अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन सर जॉब के साथ ये जो मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जा रही है मेरे साथ। तो क्या मुझे सर जॉब छोड़ के तैयारी करनी चाहिए, या मतलब कि 1 साल या 2 साल डेडिकेशन देना होगा मतलब इसके पीछे? हाँ, तो यार बेसिकली वो अगेन अच्छा पर्सनल डिसीजन में मैं थोड़े पॉइंटर्स बता सकता हूँ जो कि आपको लेने चाहिए अपने साथ। तो पॉइंटर्स जैसे ये हो गए कि भाई आपके पास सबसे ज्यादा तो कितने फाइनेंसेस हैं, हाउ इज योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली, इफ दे आर सेल्फ सफिशिएंट। तो आप बेसिकली ऐसा होता है, देखिए मेरा अगर ओपिनियन होगा, आप थोड़ा पहले फाइनेंशियल कॉर्पस बनाइए सो दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ फॉर 1-2 years। और आप थोड़ा बहुत है ना इनिशियली थोड़ा पढ़ के देखिए, मतलब अपना एक तरह से आपको डिसीजन लेना है हाउ सीरियस आर यू अबाउट यूपीएससी ना। तो ऐसा भी नहीं हो कि आपने जॉब छोड़ दिया फिर 1 महीने बाद आपको लग रहा है यार ये तो मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा, ये तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सो वो वाले डिसीजन आप जॉब छोड़ने के पहले ले लीजिए। थोड़ा सब्जेक्ट्स को पढ़ के देखिए, हल्का बहुत टॉपर्स के टॉक्स वगैरह को अटेंड सर करके देखिए। मैं पढ़ भी रहा हूँ सर, मतलब मैं केमिस्ट्री का हाँ लेवल ऑप्शनल मेरा तैयार भी लेवल हो चुका है।
राइट। और और मैं बेसिकली मतलब कि हाँ, तो सीरियस हो आप ना यूपीएससी तो को, मतलब एग्जैक्टली। मतलब केमिस्ट्री में ही पढ़ाता हूँ, तो सर हमको केमिस्ट्री को देखते तो काफी हमको अच्छा लगता है, मतलब लगता है मेरे से हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए मेरे मतलब उतना ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन सब हम्म। बाकी के लिए जैसे वही हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा हाँ यार, वो मतलब। एग्जैक्टली आई कैन अंडरस्टैंड, और वो जॉब के साथ हमेशा ही होता है। तो अगेन यार, वो कॉल लेना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक साल अगर आप छोड़ के अपना डेडिकेटेड यूपीएससी को दे सकते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट। पर अगेन वो अलग अलग लोगों की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। फॉर मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था, बट मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि आई विल एक्चुअली लीव द जॉब एंड गिव द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के साथ मतलब जॉब के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है जो मेरे से क्वेश्चन पूछता है, तो कि अगर इफ यू हैव योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास अगर है, सो यू शुड एक्चुअली टेक द प्लंज। फॉर एक साल के लिए ले लो, 1.5 साल के लिए ले लो, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर जॉब आफ्टर 1.5 ईयर्स, अगर नहीं भी होता तब भी, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट वो आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो इनिशियल वाला वर्क होता है ना, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना हो गया या टॉपिक्स को पढ़ना हो गया पहली बार, तो ये डिफिकल्ट होता है। वंस यू आर एक्चुअली वेल वर्स्ड विद द टॉपिक और सब कुछ है, तो आप जॉब ज्वाइन करके साथ भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये रहता है। So I think we must conclude this session now. ओके, Sir, sir, ठीक है, sir, हाँ, एक बात I करिए। want to ask you a question regarding chemistry optional. Sir, हाँ is हाँ, it a बोलिए। scoring or not? यार मतलब अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब मैंने तो दोनों ही स्पेक्ट्रम देखा है। कुछ लोग बोलते हैं स्कोरिंग है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भी है। फॉर मी इन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स इट हैज बीन स्कोरिंग। पर अगेन वो यार वो थोड़ा एज एज इट इज विद एवरी ऑप्शनल, तो मतलब ऐसा मैक्सिमम तो केमिस्ट्री में भी अगेन 300 जा ही रहा है, जो कि इट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल। तो मैं बोलूंगा कि यार इसका कोई आंसर नहीं है। मतलब इफ यू स्टडी वेल देन इट्स स्कोरिंग फॉर यू, इफ यू नॉट स्टडी वेल तो उसके लिए स्कोरिंग नहीं है, तो पॉइंट उस पर पड़ जाता है। पर हाँ मतलब मैं बोलूंगा इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट केमिस्ट्री, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है। बट प्लस एट द सेम टाइम इसका सिलेबस ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होता, और साथ में वंस यू एक्चुअली थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में, सो इट बिकम्स इजी टू इंप्रूव योर मार्क्स। जैसे होता है प्रेजेंटेशन वगैरह इंप्रूव करना आसान होता है, और ईयर ऑन ईयर आपको सेम ही मटेरियल रेफर करना है, आपको सेम ही चीजें करनी है, तो इस सेंस में वो इजी पड़ जाता है। सो अगेन यार, ये वही चीज हो जाती है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के हैं। प्रोज जैसे मैंने बता दिया है कि स्टैटिक सिलेबस हो गया, थोड़ा स्कोरिंग भी होता है बिकॉज इट्स अ साइंस ऑप्शनल, और साथ साथ में ना केमिस्ट्री में मैंने एक ये चीज देखी है कि कभी वो थोड़ा उस तरह का इसमें कम होता है कि इफ यू राइट गुड आंसर्स, आपका सिलेबस ढंग से प्रिपेयर्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम से 200 नंबर मिल गया वाला एंड अगले साल आपको 250 मिल रहे हैं, अगले साल उसको 300 मिल रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी थोड़ी कम रहती है, यू कैन बी अश्योर्ड कि आपके मार्क्स थोड़े इक्वालिटी और उस पर ही रहेंगे। और कॉन्स वाइज जैसे मैंने बताया कि लेंदी सिलेबस है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए कवर करने में, थोड़ा पेपर भी कुछ फ्यू ईयर्स थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो वही आपको इन सब को सोच के अपना कॉल लेना है। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह को जरूर देखिएगा, और देखिएगा कि वेदर यू कैन अटेम्प्ट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे तो आई थिंक यू शुड टेक इट। सर पर गवर्नेंस के वो लिए कुछ, हाँ Guys, I am concluding this गवर्नेंस session here. टॉपिक के लिए कुछ एडवाइस सर? Okay. यार गवर्नेंस टॉपिक के लिए मैंने तो वही कनिष्क कटारिया सर के ही नोट्स देखे थे, और तो मतलब आप टॉपर्स के नोट्स वगैरह देख लीजिए। मतलब मैंने कुछ स्पेसिफिकली अलग से कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था, मैं मतलब टॉपर्स के नोट्स वगैरह देखे थे, कुछ GS2 के अगेन टॉपर्स की कॉपीज वगैरह देखी थी। सो रादर देन मैं बोलूंगा कोई प्रॉपर बुक फॉलो करने के बजाय, इफ यू हैव योर कोचिंग नोट्स तो वो देख लीजिए, बट अगर आपको कोई बुक, मैं ये बोलूंगा कि बुक वगैरह फॉलो करिए। फर्स्ट कुछ किसी के नोट्स वगैरह ट्राई करिए कि आपसे कोई अच्छे मिल जाए, तो वो दैट वुड बी द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, Devang, I'm ending this session here. So हाँ thank you श्योर so much श्योर for your एक्चुअली। valuable time, and thanks to all for And your patience and presence. thank you very Thank you, much. sir. Actually, it was very nice interacting with you all. Obviously, बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग cover नहीं कर पाए because they usually take a lot more time. तो देखते हैं if I get opportunities in future, मैं actually कुछ session लेता रहूंगा, पर actually Sir, वो time sir, मिलता नहीं है क्योंकि वो रहता है। sir, one more Thank you, sir. question, sir. Sir, one more अ- question. अच्छा चलो पूछ लो। Sir, हाँ any notes that you want to suggest for essay? यार Any ऐसे के proper लिए notes? मतलब नहीं यार, मतलब नहीं, मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, और मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक्चुअली देखो नोट्स के साथ होता क्या है ना कि अब टॉपिक्स आ रहे हैं फिलोसफिकल, अब ये तो जीएस वाले टॉपिक्स तो है नहीं वो ना, तो क्या नोट्स बनाओगे ऐसे में, मतलब फिलोसफिकल टॉपिक्स के क्या नोट्स होगा। मैं बोलूं तुमसे सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन करके टॉपिक आया, तुम कौन से नोट्स अपने इस टॉपिक में इस्तेमाल कर लोगे। सो इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे है ना, इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बिकम अ पेपर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे एथिक्स होता जा रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप इससे शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज कर लेंगे, आप ऑब्वियसली नोट्स बना सकते हैं फॉर कोट्स, फॉर एनेक्डोट्स वगैरह, आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि हाउ विल आई स्टार्ट एन ऐसे। तो
एसे का जो शिफ्ट है ना, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम नोट्स टू फ्रेमवर्क। तो अब आपको एसे का एक फ्रेमवर्क चाहिए अपने दिमाग में, मैं ऐसे 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 लिखूंगा, रादर देन आप खुद के कोई नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स वाले तो ऐसे आ ही नहीं रहे। आप नोट्स भी बना लेंगे वो यूजलेस है, क्योंकि आपको पढ़ने के उससे कुछ होगा नहीं। तो रादर देन आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस करिए फिलोसॉफिकल वाले एसेज, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैव अ गुड फ्रेमवर्क इन योर माइंड और आपका काम हो जाएगा। मतलब आप देख लीजिए, कंक्लूजन में मैं इस तरह से कंक्लूड करूंगा, एनेक्डोट में मैं इस तरह के एनेक्डोट डालूंगा, ये 3-4 तरह का एनेक्डोट है मेरे पास, जो कि मैं इनमें से कुछ एक को यूज कर लूंगा। मैंने कोट्स का एग्जांपल दिया था कि मैंने कुछ यूनिवर्सल कोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, उनमें से कोई ना कोई एक को वहां पे लगा दूंगा। तो इस तरीके के यू कैन डू कर सकते हैं आप। थैंक यू ठीक है। GS4 के लिए कोई notes? बॉटम ऑफ माय हार्ट। guys, I'm ending this section. ये तो चलता यार रहेगा। अब करते हैं, वी विल हैव सम कभी और कर लेंगे सेशन। और बाकी मैंने बताया कि टॉपर्स मिनट हो गए। ओके, चलो ओके, Hello? थैंक यू एवरीवन, बाय। देवांश आप कुछ बोल रहे थैंक यू सर। Hello? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि Hello? जो हेलो या एक्चुअली यस, तो मैं Hello? व्हाट आई वाज, क्या चल रहा है मुझे लग रहा है वो बार बार रिपीट हो रही है। टॉपर नोट्स। हाँ जरूर, GS4 में टॉपर नोट्स प्लस टॉपर आंसर कॉपी जरूर देगी। GS4 में आई फील कि टॉपर आंसर कॉपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS4 में सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम टू राइट योर आंसर्स ना, तो उसमें बेसिकली टॉपर्स की आंसर कॉपीज वगैरह देखेंगे, हाउ डू दे प्रेजेंट देयर डेफिनेशन, किस तरह से एग्जांपल वगैरह देते हैं, तो दैट विल बी अ मच बेटर गाइड टू यू एज कम्पेयर टू एनी बुक और बाकी किसी और चीज के लिए। तो इफ यू वांट टू सी माय कॉपीज, तो मेरी कॉपीज भी देख लेना। आई गॉट 117 दिस ईयर, व्हिच इज आई थिंक इज अ गुड स्कोर दिस ईयर, तो आप मेरी कॉपीज भी देख सकते हो। और प्लस और अगेन टॉपर्स तो हैं जो कि इस साल के फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे, उनकी भी कॉपीज आप देख लेना। Sir, chat में कुछ questions हैं. Hello? So without coaching, chemistry Actually- optional से सर यार अब कंक्लूड करते हैं, इट्स ऑलरेडी 1:15 और मैं और सेशन लेता हूँ, चिंता मत करिए। एंड फिर वही Sir, जो chat पता चला में जाएगा। कुछ questions हैं. Chat में some questions are there in the chat. ओके It ओके has ठीक है। not चैट been में किसी ने answered. कुछ पूछ रखा है क्या? नहीं, आई थिंक यार अच्छा, चैनल की लिंक पोस्ट कर ही दिया है। यूट्यूब लिंक्स गुड फॉर रिसोर्सेज, यस इट्स गुड फॉर रिसोर्सेज, बट पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब से मत करना। इफ यू हैव सम कंफ्यूजन कि भाई मुझे आर्टिकल 360 समझ में नहीं आ रहा है या फिर आर्टिकल 371 समझ में नहीं आ रहा, सो देन यू कैन गो एंड वॉच अ वीडियो ऑन यूट्यूब, उसके लिए यूट्यूब फाइन है। बाकी आर के नोट्स सफाइज करते नहीं यार, आर के सर के नोट्स सफाइज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ चीजें कवर नहीं कर रखी होती, सो आपको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनके नोट्स से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आप मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह रेफर कर लेने, अभिजीत अग्रवाल सर हैं उनके शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हो। तो थोड़ा प्रिपरेशन को आपको खुद से थोड़ा एफर्ट डाल के उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, बट सिर्फ सर के नोट्स उतने सफाइज नहीं करेंगे। कोचिंग के विदाउट कोचिंग ऑप्शन से कोई सेलेक्ट हुआ है यार? आई हैव नो आइडिया कि विदाउट कोचिंग कोई हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके लिए ये केमिस्ट्री के ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में एक ही टेस्ट सीरीज होती है, डायस वाली। इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता कि नहीं करनी चाहिए तो मत करना। मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो दोज आर मच मोर इंपॉर्टेंट। और टेस्ट सीरीज मतलब मेरा तो बहुत कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं है टेस्ट सीरीज से, सो ट्राई टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पहले, और देन आप टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो। ओके सो लेट्स कंक्लूड। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब और देखते हैं और सेशन अगर टाइम मिला तो लेते हैं। ओके बाय।